हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ऑन होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। सर, आप रोज ही बोलते हो कि ये मेजर रोल प्ले करेगा, ये मेजर रोल प्ले करेगा, तो भाई सभी टॉपिक्स जो है वो मेजर रोल आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। इनडायरेक्टली यस सर यही बोल रहे हैं कि आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। अब सभी पढ़ने से मेरा मतलब उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका अटेम्प्ट 2025 में है, लेकिन अभी आप ये बोल सकते हो कि जिनका अटेम्प्ट 2024 में है वो सभी पढ़ेंगे। इतना पढ़ लिए सफिशिएंट है, आपको रिसोर्स समझ में आ चुका होगा, इतने तो आप दिमागदार है। लेकिन सभी पढ़ने से मेरा मतलब ये है जो मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए 2025 का अटेम्प्ट देने वाले, उनको बेटा ये सभी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करने की होगी। साथ ही साथ कुछ डिटेल्स आपको देना था मुझे, वो डिटेल्स मैं दे देता हूँ कि अभी पॉसिबल हो सकता है कि पॉलिटी सीरीज हमारी कल ख़त्म हो जाएगी। तुरंत पॉलिटी के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर के भी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे मतलब दो वॉर्स हमने देखा, उसके अलावा बहुत सारी मीटिंग्स हमने देखा, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जा रहा है दिमाग में क्या बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होने वाला है इसमें कवर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी हम लोगों को बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के हैं। तो मेरा एक प्लानर रेडी है, उस प्लानर के हिसाब से अगर होता है हम लोग एक मीटिंग लेते हैं, डिस्कस करते हैं, देन इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग फ्रॉम मंडे चालू कर देंगे। अभी इसके मज़े लीजिए आप, पॉलिटी सीरीज़ आपकी चालू है, कानून पढ़िए, बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, सेक्शंस पढ़िए, भारतीय न्याय संहिता पढ़िए, BNS क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट कल हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने कल डिलिमिटेशन कमीशन देखा था क्या? नहीं देखा था, आज देखेंगे शायद से डिलिमिटेशन कमीशन, आज देखेंगे। तो टॉपिक बहुत बढ़िया है, और इन बढ़िया टॉपिक्स के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट आप इजीली पेपर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टैटिस्टिक नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका होगा। आपने एक चीज़ अगर गौर की होगी ना एस्पायरेंट्स, तो आकार फाउंडेशन की जो PPTs बन रही है या जो भी स्लाइड्स आपके लिए लाई जा रही है उसमें आर्टिकल का तो महत्व है ही है, लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल के साथ आपने देखा होगा कि हम एक स्टैटिस्टिक डाटा भी आपको पूरा दे रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस भी आपको पूरा अच्छे से हम करवा रहे हैं। ग्रेजुअली जो चेंजेस होते हैं, अभी जो चेंजेस हो रहे हैं यूपीएससी में, उसके हिसाब से भी हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी चेंजेस अगर आते तो पूरी टीम को मेहनत करनी पड़ती है, तो आपके पीछे भी पूरी एक टीम लगी हुई है, 6 से 7 लोगों की एक टीम सिर्फ आपके ऊपर काम कर रही है। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे अच्छे से थोड़ा सा अपने अंदर लीजिए, अच्छे से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, करंट अफेयर्स हमारा पॉलिटी का चालू है। मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, फैकल्टी करंट अफेयर्स, आकार फाउंडेशन। आज के जो हमारे करंट अफेयर्स रहने वाले हैं ना, वो समझ जाइए थोड़े लास्ट वाले रहेंगे। सर लास्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लास्ट क्या है ये? अब लास्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल अपना लास्ट क्लास है, तो आखिरी के कुछ 15 से 20 करंट अफेयर्स हम लोग पॉलिटी के यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज के जो मेजर टॉपिक रहेंगे वो ये है, लोकपाल, इसके साथ साथ हम लोक आयुक्त भी देखेंगे। लोकपाल एंड लोक आयुक्त, सेंट्रल स्टेट करप्शन, PM CM। सर क्या कर रहे हैं, पागल हो गए क्या? बेटा कुछ याद आ रहा है वही लिख रहा हूँ। PM सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस, पब्लिक सर्वेंट्स, लोकपाल और लोक आयुक्त का काम होता है करप्शन देखना। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे, लोक आयुक्त स्टेट लेवल पे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इसके ऊपर। देन उसके बाद हम देखेंगे CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप अगर देखेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विजिलेंस कमीशन और कई सारी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में देखने को अभी भी मिल रही होगी, अभी भी कुछ न्यूज़ चालू है। देन NCC, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट NCC के कैडेट है, NCC के बारे में कुछ पढ़ना है हमें आज। देन उसके बाद डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट,
ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी बोल सकते हैं, ईडी। ये बहुत न्यूज़ में है भाई, इतने में ईडी न्यूज़ में है। पता है आपको नाम क्या बताए थे आपने? सृष्टि, जयंत देशमुख सृष्टि। आपकी अपनी खुद की शख्सियत बनना चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ये किया, ईडी मोदी जी के कहने पे चल रही है। ईडी तो सत्ता पार्टी की है, सीबीआई तो सत्ता वालों की है, सीबीआई भी सत्ता वालों की, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आप सुनते होंगे। अब ये हाइट है ईडी, ये देखेंगे आज हम। देन उसके बाद नारी शक्ति वंदन, कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023, 1/3 वाला कुछ तो भी है ये। 33% ऑफ रिजर्व वुमेन के लिए लाया गया है पार्लियामेंट में। यस, वेरी गुड। अभी 33% मतलब 1/3 जो दिया हुआ है वो बहुत अच्छी बात है कि वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आगे हमारे जो बाकी की इसमें अदर में मैंने शायद आपको इंटरनेट शटडाउन वाली एक न्यूज़ है और एक और है, वो देखेंगे हम लोग साइड बाय साइड, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आपका जो भी आप लिखते होगे उसमें ये पूरे लिख लीजिए आज के जो टॉपिक्स है। अभी कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया था, सर आप जो ये करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं क्या हम उसकी नोट्स बना सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। आप नोट्स इजीली बना सकते हैं। जो आपको लग रहा है की पॉइंट्स उठाइए बेसिक और नोट्स को अपने आगे बढ़ाते रहिए, बहुत आसान है। जल्दी टॉपिक लिख लीजिए फास्ट, फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक दैट इज लोकपाल। अभी जो मेजर हम चीज़ें पढ़ते हैं ना क्लास, जब भी मैंने आपको हमेशा बताया कि जो टॉपिक न्यूज़ में है, वाई इन न्यूज़, वो तो हम देखते हैं लेकिन साथ ही साथ उसका स्टेटिस्टिक डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाई लेवल सर्च कमिटी हैज़ एक्सटेंडेड द डेटा फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द एंटी करप्शन ऑब्डसमैन लोकपाल। लोकपाल से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही है, देखिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल क्या है, वो आपको पता रहेगा तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। अबाउट लोकपाल, चलो आ जाओ। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश की गई थी कौन से एक्ट के अंडर? तो लोकपाल और लोक आयुक्त। कीवर्ड, बेसिक कीवर्ड, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 पहला। दूसरा, मैंडेट क्या है? टू इंक्वायरी इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। अब पब्लिक फंक्शनरीज में आप ही लोग आएंगे, है ना, एंड रिलेटेड मैटर्स। अभी सर इनका मेजर काम क्या है? मेजर काम कुछ नहीं है, एक ही काम ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं, करप्शन जो होता है। अभी क्या प्राइम मिनिस्टर करप्शन नहीं करते होंगे? क्या चीफ मिनिस्टर करप्शन नहीं करते होंगे? क्या उनके अदर मिनिस्टर करप्शन नहीं करते? वो करते होंगे, करते होंगे बोल रहा हूँ मैं, करते हैं या नहीं बोल रहा हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। मिनिस्टर्स अलग हो गए, उनके ऊपर तो ये शिकंजा कसते ही है, साथ ही साथ पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर भी ये नज़र रखते हैं। IAS, IPS, सेंट्रल स्टेट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर भी लोकपाल और लोक आयुक्त नज़र रखा करते हैं। ये डायरेक्ट काम किसको दे देते हैं? CBI को दे देते हैं या तो फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दे कि आप भी विजिलेंस में रखिए इनको। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो द लोकपाल विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर मैक्सिमम उसमें हो सकते हैं। अ लोकपाल विल कंसिस्ट ऑफ, देन द चेयरपर्सन शुड बी आइदर द फॉर्मर, ओ माय गॉड, आइदर द फॉर्मर चीफ जस्टिस। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मर चीफ जस्टिस, नॉट करंट चीफ जस्टिस। जो अभी है चीफ जस्टिस या जो अभी वर्क कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर, जो रह चुके हैं चीफ जस्टिस, वो उसका चेयरपर्सन शुड बी आइदर द फॉर्मर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ फॉर्मर ऑफ जज भी एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और एन एमिनेंट पर्सन हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड। अब जजेस को, CJI को तो आप रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक ऐसे पर्सन को भी रख सकते हैं जिनको उसके बारे में क्या है, हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। आप अगर किसी को कुछ बता रहे हैं तो आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। UPSC का फॉर्म जब भरेंगे आप तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता है? उसको आप फुलफिल करोगे तब जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज वो फॉर्म सबमिट होने वाला नहीं है।
तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी कुछ होगी, तभी जाके उनको चेयरपर्सन की पोस्ट मिलेगी। आउट ऑफ द मैक्सिमम 8 मेंबर्स, हाफ विल बी जुडिशियल मेंबर्स, मतलब 4 जुडिशियल। द जुडिशियल member of the Lokpal should be either a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of High Court। वो सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं और वो हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस हो सकते हैं। बहुत बड़ी पोस्ट है चीफ जस्टिस की, अगर आपको पता होगा तो। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे अपना, ये पॉलिटी में जब पढ़ेंगे तो अलग से चैप्टर ही दिया हुआ है इनका, जुडिशरी। देन अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द मेंबर्स विल बी फ्रॉम, 50% मेंबर फ्रॉम SC, ST एंड OBC कैटेगरीज, माइनॉरिटीज एंड वुमेन से होने चाहिए 50% कैंडिडेट। बाकी 50% आप ये लोगों को चुन सकते हैं। द नेक्स्ट, हाउ आर मेंबर्स अपॉइंटेड। अब देखिए आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ क्या अच्छे से करके जाना UPSC में। आइए 2-3 चीज़ें ना UPSC की आदत बन चुकी है, वो पूछती है चेयरपर्सन कौन रहता है। ये हो गई पहली चीज़, चेयरपर्सन कौन है इस कमेटी का। अब आप हमेशा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारी जगह पे होम मिनिस्टर भी है, बहुत सारी जगह में सेक्रेटरी भी है, बहुत सारी जगह में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी लोग रहते हैं, तो वो एक चीज़ें याद रखेंगे। देन उसके बाद जो मेजर जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैंने जितना एनालाइज किया है, अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हो कि कौन अपॉइंट करता है। अभी बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, बड़े बड़े लोगों को, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ऐसी है जहाँ पे गवर्नर, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग भी अपॉइंट करते हैं, ऑफिसर अपॉइंटेड या मिनिस्टर अपॉइंटेड। तो वो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। देन उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, द मेजर रोल, इंस्टीट्यूशन भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? अभी मैंने जैसे आपको बताया, फ्रॉम मंडे वी आर स्टार्टिंग आवर इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक। इंटरनेशनल रिलेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी मंडे से। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादातर हम पता है कि क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रिक्स समिट, G20, G10, अरे है ना, ये सब चीज़ें है ना, यूनेस्को। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कितने 6 मेजर ऑर्गन है ना, वो ऑर्गन्स, WHO, IMF। सर ये सब पार्ट तो हम ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन में भी इनका बहुत ज़्यादा काम आता है। ओपेक कंट्रीज़, अभी ये सेमीकंडक्टर चिप का जो इशू हुआ था इनके वॉर के वजह से, देन उसके बाद ये ओपेक का भी इशू है, ऑयल एंड पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री, हमको 111 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ रहा था, क्यों? जस्ट बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे कवर में करा के दूंगा, तो प्रेजेंट रहिएगा। इंस्टीट्यूशन के बाद आपको जो मेजर अभी देखो इलेक्शंस है, तो इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI का क्या रोल है, क्या रोल ECI परफॉर्म कर सकता है, तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड भी बेटा आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। जिनका अभी पेपर है, मैं ये समझ सकता हूँ कि उनके टॉपिक्स ये हो चुके हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब मेरी यहाँ पे बच्ची बैठी है, वो बच्ची बैठी है, बहुत सारे बच्चे जो है उनके ये टॉपिक्स ही नहीं हुए तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन आज से 1 साल बाद जब मैं आपको पूछूंगा, यू शुड नो व्हाट इज इलेक्शन कमीशन, व्हाट इज प्रेसिडेंट, व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडीज, आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अब आप उसमें क्या हो गए हो, माहिर हो चुके हो। अभी नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जब पढ़ा के हो जाएगा, यू शुड नो द आंसर, आपको आंसर आना चाहिए और आपको आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये सब बेसिक टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। आ जाओ, हाउ आर मेंबर्स अपॉइंटेड। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर, ये हो गया था क्या? नहीं होने का। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द, देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। इसके पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है।
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी कंपोज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द लीडर ऑफ अपोजिशन in Lok Sabha, the Chief Justice of India, or a judge of nominated or a judge nominated by eminent jurist. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर देखा, कौन कौन रहते हैं, बोलिए मेरे साथ. प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन. कौन चेयरपर्सन होते बेटा? प्राइम मिनिस्टर. देन उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो बच्चे मेरे नोट्स बना रहे हैं ना, यही मेजर थिंग होती है नोट्स बनाते वक्त. अपॉइंटमेंट कमेटी, कौन अपॉइंट करते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन सा मेंबर का क्या काम होता है, कौन सा मेंबर आता है, कौन सा मेंबर जाता है, कैसे इनको रिज़ाइन करना है, इनकी सैलरी क्या है, और ना जाने क्या क्या. इसको बोलते हैं नोट्स. कि आप एक बेसिक की फ्रेम, एक बेसिक फ्रेम आप उसका रेडी कर लेते हो. देन उसके बाद पीएम हो गया, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया. देन उसके बाद आते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन. देन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज नॉमिनेटेड बाय हिम. अब चीफ जस्टिस अगर नहीं आएंगे तो वो किसी ना किसी को नॉमिनेट करेंगे. क्या करेंगे? नॉमिनेट बाय हिम, हर एंड वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट. और एक बहुत ही जाने माने एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो गया. अरे गेला का डोक्यात मी काय म्हणत आहो, कळत आहे का तुम्हाला? चला समोर या. ये याद कर लो. प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट. जल्दी फास्ट बोलिए. 1 2 3 गो. प्राइम मिनिस्टर, हाँ देख लो देख लो देख लो. प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, अपोजिशन का एक कौन, अपोजिशन के एक लीडर रह गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट. होता है, याद होता है. चलो आगे. दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. कितने साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं वो? 5 years के लिए. फ्रॉम द डेट ऑन विच दे एंटर अपॉन द ऑफिस. आ गया मैं. अब मैं कितने साल रहने वाला हूँ? 5 साल. ठीक है. ऑफिस और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 साल. 70 साल विच एवर इज अर्लियर. जो भी जल्दी हो जाए वो, या तो 5 साल या तो फिर 70 साल के हो गए तो देन सर फिर आप टाटा बाबा, आप प्लीज़ आपसे अब काम नहीं हो पाएगा. देन आगे. द सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द चेयरपर्सन आर द सेम एज दैट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. को जितनी भी चीज़ें मिल रही है इतनी चीज़ें भैया इनको भी मिलने वाली है. अच्छा, अब एक बहुत सारे एस्पायरेंट्स का ना मेरे को मैं पूछता हूँ क्यों बनना है, जो नए नए प्रिपरेशन में आते हैं, तो उनका जवाब पता है कि क्या रहता है? सर बंगला मिलता, सर सिक्योरिटी मिलती, सर पैसा बहुत मिलता, सर समाज में एक नाम बन जाता, सर अदरक, सर लहसुन, बहुत सारी चीज़, बहुत सारी, ना जाने कितनी. लेकिन सही में आपको अगर इस सर्विस में जाना है तो आप सही में ये सोचते होगे कि आप अच्छी लाइफ जीने के लिए जा रहे हो. कई लोग बनने के बाद भी सुसाइड करते हैं, इफ़ यू डोंट नो. मैंने खुद 2-3 ऑफिसर्स की स्टोरी पढ़ी है. कलेक्टर बन गए, इतना प्रेशर आया भाई दिमाग में, उसने सुसाइड कर लिया. एक आईपीएस, एक डीसीपी, एक सिटी के डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईपीएस, उन्होंने फांसी लगा के जान दे दी जस्ट बिकॉज प्रेशर झेला नहीं गया. अच्छी होती है लाइफ, नो डाउट, सब मिलता है, सब कुछ मिलता है, लाइफ सेटल है भाई. लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप मज़े मार रहे हो वहाँ पे. मैं पूछता हूँ ना क्या, क्यों? बोले पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, और टू बजेगा ऊपर में. व्हाट इज़ दिस? इसके लिए क्यों जा रहे हो आप? पब्लिक सर्वेंट हो एक. आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो? देश सेवा के लिए. अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आपको सब चीज़ें मिलेगी इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो भाई मत करो. वो तो फिर बिजनेस करके भी मिल जाएगा आपको. सर पैसा नहीं है, मैं गरीब फैमिली से आता हूँ, बाकी कोई और चीज़ कर लो भाई. इसमें क्यों आ रहे हो? क्योंकि ये चीज़ ही किसके लिए? देश सेवा के लिए. मैं क्यों आया? मुझे आर्मी में जाना था, मुझे जाने नहीं दिया गया क्योंकि मैं एकलौता था मेरी मम्मी पापा को. बोले नहीं मैम तुझे जाने नहीं देंगे, कुछ और सब्सटीट्यूट ढूंढ. बोले मैंने ये चुना. अरे चुना कि नहीं चुना, लेकिन राइट नाउ अभी मुझे टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना. मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाना ज़्यादा पसंद है बच्चों को. तो वो एक चीज़ होती है. तो ये सब चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ों में आने की ज़रूरत नहीं है भाई. उससे अच्छा आप मज़े करो, है ना. लेकिन जस्ट बिकॉज आपको ये चीज़ें मिल रही है इसलिए आप आ रहे हो,
दैट डजंट मेक अ सेंस। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा तब जाके आप यहाँ पे पास होगे, अदरवाइज कंपटीशन इतना है कि कंपटीशन देख के ही भाग जाओगे तुम। नेक्स्ट, द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर्स आर द सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे चीफ जस्टिस है, यहाँ पे चीफ जस्टिस है, और बाकी जो अदर मेंबर्स हैं इनके, उनको किसके जैसे रहेगा, जज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। वो भी अच्छा है ना भाई, मजाक है क्या। नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें, व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ज्यूरिसडिक्शन। सीमा बोलते हैं हम। एक बार का केस, कॉल किया पुलिस वालों को, मैंने बताया भी था शायद, अगर आपको याद होगा तो, बोले सर हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है, हम आपको कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। ज्यूरिसडिक्शन, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, एरिया की भी एक लिमिट होती है। जैसे डीलिमिटेशन कमीशन है, वो पूरी सीमाओं को डीलिमिट करता है ना, कि यहाँ तक के कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी और इसी अंतर्गत के लोग आपको वोट देंगे। एक प्रॉपर बांटना पड़ता है ना, ताकि किसी के साथ क्या ना हो, भेदभाव ना हो, गलत चीज़ें ना हो, तो वो होता है। इट हैज़ अ ज्यूरिसडिक्शन टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट एनीवन हु इज और हैज बिन द प्राइम। तुम सोच रहे हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर भी अगर वो रहा भैया, मेरे बहनों भाइयों, उनके ऊपर भी क्या हो सकता है, केस हो सकता है। ज्यूरिसडिक्शन इनका बनता है प्राइम मिनिस्टर, अ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एक चीज अगर आप समझ रहे होगे ना, तो ये जो लोकपाल है, ये लोकपाल की पावर सेंट्रल में ज्यादा है। आपने अगर ये देखा होगा, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे सीएम वगैरह का नाम आया कि कहीं भी नहीं आया। तो सीएम का जहाँ पे नाम आ जाए, मेरे सभी विद्यार्थी, मेरे सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स बोलेंगे सर सीएम का नाम आ गया, मतलब वो ज्यूरिसडिक्शन किसके पास जा रहा है, लोक आयुक्त के पास। किसके पास जा रहा है मेरा बच्चा, लोक आयुक्त के पास। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। और अ मेंबर ऑफ एज वेल एज ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अंडर ग्रुप ए बी सी एंड डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लो, एक जल्दी फास्ट, जल्दी याद करो, याद ही तो कराना है। कुछ कुछ चीज़ें बेटा रट्टा मारनी पड़ती है, आप हर चीज़ समझ नहीं सकते, कुछ चीज़ें आपको रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है, इट हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन, कहाँ तक के ज्यूरिसडिक्शन है, टू इंक्वायरी इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट एनीवन। अगेंस्ट एनीवन में कौन आते हैं, पहले पीएम, प्राइम मिनिस्टर, देन उसके बाद आते हैं मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट, देन उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। देन उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं, अदर ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूजी लिख देता हूँ। ठीक है, चाहे वो ग्रुप ए के हो, बी के हो, सी के हो या डी के हो। मूविंग फॉरवर्ड, इट कवर्स अब चेयरपर्सन, मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ एनी बोर्ड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितने सारे बोर्ड्स आते हैं, यू कांट इवन इमेजिन कि इतने सारे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। लोकपाल की ताकत होती है कि वो सभी को यहाँ पे इंक्वायरी ले सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। कॉर्पोरेशंस, सोसाइटीज़ एंड ट्रस्ट, अब बहुत सारे एनजीओज चलते हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ चलती है। मंदिरों का भी ये बहुत अलग काम है भैया, क्योंकि मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारे में भी ये सब होते हैं काम चोरी वाले। मैं किसी भी पर्टिकुलर समुदाय को वो नहीं कर रहा हूँ, एक पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है, आपको भी पता है, पैसे से लेके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। तो वो एक चीज़ है, लोकपाल के पास ताकत है कि वो सभी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और ऑटोनॉमस बॉडी आइदर स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और होली और पार्टली फंडेड बाय द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी सोसाइटीज़ चल रही है उनके अलग अलग, पार्लियामेंट के बहुत सारे अलग अलग वो चलते हैं, डिपार्टमेंट चलते हैं अलग अलग, तो वो सभी को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, उनके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इट ऑल्सो कवर्स एनी, देर एक ही चीज़ 3 बार, कवर्स एनी सोसाइटी, ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव्ड अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अबव ₹10 लाख के ऊपर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, भले ही वो फॉरेन से आया हो, उसके ऊपर भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि ये जो लोकपाल है इसकी पावर कितनी ज़्यादा होगी। मतलब प्राइम मिनिस्टर को भी अगर इन्वेस्टिगेट कर सकता है
तो आप सोचो कि भाई इसकी पावर कितनी होगी। लेकिन मेंटोस जिंदगी, लोकपाल सही में आपको सुना कि तुमने कभी कि बाप रे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कर दिए केस, बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पावर्स ऑफ लोकपाल, क्या पावर्स है इनकी, आइए। इट हैज पावर टू सुपरिटेंडेंस ओवर एंड टू गिव डायरेक्शन टू द सीबीआई। अभी खुद काम नहीं करते भाई, ये बैठे हैं सीबीआई, सीबीआई इधर आओ, वो जाओ थोड़ा सा और तहकीकात करके आओ, ठीक है, हाँ जैन सर चलो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इधर आओ जल्दी तुम, चलो जल्दी उनके ऊपर वो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो भी गलत कर रहे हैं, जल्दी जाओ चेक करके आओ और मुझे बताओ। लोकपाल की पावर है, सीबीआई को डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सीबीआई को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, नहीं, जिसने पॉलिटी पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आंसर कर सकता है। जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पहली बार आपसे, आपको आता होगा तो आप भी बताना, क्या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसके पास ये पावर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया, बोले जाओ ये स्टेट में जाओ और यहाँ पे जाके इसके ऊपर तहकीकात वगैरह करो, इसकी थोड़ी सी चेकअप वेकअप करो, क्या सीबीआई कर सकता है क्या? ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं आंसर अभी थोड़ी देर में दे दूँगा। सीबीआई का जो टॉपिक पढ़ेंगे तब तक क्या आप मुझे जल्दी से बता दो, क्या सीबीआई के पास ये पावर है कि किसी भी स्टेट में जाके वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? और किसने बोला है उनको ये करने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये क्वेश्चन है मेरा, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। गिव मी द आंसर ऐसा जल्दी। इफ इट हैज रेफर्ड अ केस टू द सीबीआई, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन सच अ केस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। लोकपाल का अप्रूवल क्या होता है इसमें जरूरी होता है, विदाउट लोकपाल के अप्रूवल आप कर सकते, ट्रांसफर कर सकते नहीं है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, पावर टू ऑथोराइज सीबीआई फॉर सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस कनेक्टेड टू सच केसेस। पावर है सीबीआई के पास, अच्छी खासी पावर होती है, बंद करवा देते हो सीधा। अभी एक रिसेंटली एक केस था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बढ़िया केस था एकदम, सीबीआई ने सीधा उसके ऊपर सील मार दिया। तो करता है सीबीआई से, क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है सीबीआई के पास। नेक्स्ट, द इंक्वायरी विंग ऑफ द लोकपाल हैज बीन वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की पावर जो इंक्वायरी विंग होती है मिली हुई है। लोकपाल हैज पावर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ असेट्स, प्रोसीड्स, रिसिट्स एंड बेनिफिट्स अराइजन फॉर प्रोसीजर बाय द मीन्स ऑफ करप्शन। करप्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अगर आपको हर जगह करप्शन है। इफ़ वी टॉक अबाउट रिलीजियस प्लेसेस, वहाँ पे भी करप्शन हो रहा है चंदे को लेके। इफ़ वी टॉक अबाउट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे भी हो रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे भी हो रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट वेलफेयर एसोसिएशंस, जो बोलते हैं कि हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी करप्शन होता है। तो इनके पास पावर है कि सभी को सीज लिखा हुआ है ना, लोकपाल हैज़ द पावर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ असेट्स, प्रोसीड्स, रिसिट्स एंड बेनिफिट्स अराइजन ऑफ प्रोक्यूर्ड बाय मीन्स ऑफ करप्शन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे। क्योंकि आपने देखा होगा ये ज़्यादातर ये स्टेटमेंट दिया ही क्यों है, ये स्टेटमेंट इसलिए दिया है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट वाली होती है, कि अगर आपने कुछ किया तो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है देश में? दिमाग, बिल्कुल सही, दो समुदाय के बीच में दंगे, वो सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है। इसलिए स्टेटमेंट दिया हुआ कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में इनके पास पावर है। लोकपाल हैज़ द पावर टू रिकमेंड द ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये भी ताकत है कि वो एक कलेक्टर को, एक आईएएस, एक आईपीएस को ट्रांसफर और सस्पेंड कर सकता है कनेक्टेड विद द एलिगेशन ऑफ करप्शन। देख लो, करप्शन नहीं करना फिर आगे जाके। सर मैं तो सिस्टम की माली हूँ, अगर सिस्टम मुझे करप्शन करने बोलेगा तो मैं भी करूँगी, क्योंकि बेटा सिस्टम ही ऐसा है। इफ़ आप अगर बहुत अच्छे बनने जाओगे इस सर्विस में, सर डिमोटिवेट कर, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ना ही मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोल रहा हूँ, आप हमारे माई बाप है, जो भी है आप ही है, मैं बस बता रहा हूँ कि देश की हालत ऐसी है। आप ये बन गए, आप ये बन गए, अब ये मेजर पोस्ट है, इसके लिए लड़ाई है ज़्यादातर लोगों की। क्या बनना है? कलेक्टर। क्या बनना है? आईपीएस। ये दो ही ज़्यादा सुनने में आता। मैंने कभी बहुत कम बच्चों के मुंह से सुना है कि वो बोल रहे आईआरएस बनना है सर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाना है सर मुझे आईएएएस बनना है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में जाना है सर, मुझे इंडियन रेलवे, सर बहुत कम बच्चे बोलते हैं। मेजर लड़ाई है। और एक बोल लेते इसके लिए आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
3 मेजर लड़ाई है। अब यहाँ क्या होता है आपको बताता हूँ। आप बन गए, मैं ना ऑफिस, ओह जैन सर बोलिए सर क्या काम है। सर ने आदेश दिया बेटा ये करना है, आपको दिख रहा है कि सामने क्राइम हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन आप जब तक के कुछ नहीं कर सकते जब तक के बड़े साहब का ऑर्डर नहीं आता। बड़े साहब ने बोला गोली बेटा मस्ती नहीं, वापस आ जाओ जल्दी, आ जाओगे तुम वापस। और अगर साहब की बात नहीं माने तो ट्रांसफ़र लो। क्या मिला तुमको हाथ में? ट्रांसफ़र लेटर। आता माझी सटकली सिंगम, चिंगम साहेब, सिंगम मूवी देखे? क्या होता है? वही होता है। हमारे नागपुर में एक ऑफिसर आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे कोविड टाइम पे, ट्रांसफ़र करवा दिए क्योंकि पॉलिटिकल वाले लोगों से उनकी बनती नहीं थी। और पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा पावर पॉलिटिशियंस की है। बेचारे का क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा काम कर रहे थे वो, बहुत अच्छा। नाम पता है? बोलना नहीं, अभी ऑन कैमरा है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा होता है, कितने भी अच्छे आप ऑफिसर रहे, आपको उनकी सुनना पड़ता है। और उनको किसकी सुनना पड़ता है? बड़े बड़े मिनिस्टर्स की। सीधी बात है, मैं किसी भी मिनिस्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ। आगे आइए। लोकपाल हैज़ द पावर टू रिकमेंड और ट्रांसफर सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विद द एलिगेशंस ऑफ करप्शन। लोकपाल हैज़ द पावर टू गिव डायरेक्शन टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन और रिकॉर्ड ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब कुछ इंक्वायरी प्रिलिमिनरी होती है, प्रिलियम्स देते हैं आप लोग इंक्वायरी, जो पहला प्रिलियम्स देते हो, फिर एक हार्ड टास्क मेंस, देन और थोड़ा सा हार्ड इंटरव्यू। वैसे इधर भी लोकपाल हैज़ द पावर टू गिव डायरेक्शंस। लोकपाल के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं इंक्वायरी से रिलेटेड, रिकॉर्ड वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट, ओके खत्म। पहले टॉपिक बढ़िया क्वेश्चन है सर। अगर लोकपाल करप्ट रहा तो कौन क्या करेगा? लोकपाल करप्ट रहा तो सुप्रीम कोर्ट है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर पूरी, क्योंकि ज्यूडिशरी को आपने ही अलग किया है। सुप्रीम कोर्ट माई बाप है सबका। जैसे मैंने आपको सीबीआई वाला बताया ना, मैं देता हूँ उसका आंसर, वो बहुत अंदर से आ रहा है मेरे, लेकिन पहले आप दे दीजिए उसका आंसर। नेक्स्ट, ये इसको रिवाइज कर लीजिए जल्दी फास्ट। वाई इन न्यूज़ अबाउट लोकपाल हो सकते हैं ये भी करप्ट। मुझे तो ऐसा लगता है पीएम से बड़ी कोई पोस्ट ही नहीं है। प्रेसिडेंट तो जबरदस्ती रखे अपन ने, सब पावर तो पीएम के हाथ में। प्रेसिडेंट का काम क्या है? सिर्फ साइन मारना और उनकी सुनना, पीएम की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और क्या? मूर्त बना के बैठा दिए बेचारे। अप्रूव ही करते हैं ज़्यादातर चीज़ों को, और कुछ नहीं है। बिल अपने पास रख लेंगे, बिल को असेंट दे देंगे, वो भी उनके बोलने पे सुनते हैं ना, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही होता है वैसा। कोलिजियम सिस्टम, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट। डिलिमिटेशन कमीशन, चलिए नया टॉपिक। वाई इन न्यूज़ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर ऑन थर्सडे, ये पुराना न्यूज़ है, टू सेट अप अ फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन। मोदी जी ने बात कराई थी परिसीमन की, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। फॉर एंश्योरिंग अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटीज स्पेसिफाइड एज शेड्यूल कास्ट एससीज एंड शेड्यूल ट्राइब एसटीज एंड मैंडेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। डिलिमिटेशन कमीशन एक डिलिमिट करता है बाउंड्री को। बाउंड्री को क्या करता है? डिलिमिट करता है कि भैया आपकी इतनी इतनी सीमा है, इसके अंतर्गत ही आप वोट करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन। आपकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब नितिन जी गडकरी की नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक लिमिट है, उसके आगे आप जा सकते नहीं है। वो काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, कि कहाँ तक के उनको उस बाउंड्री को रखना है। ठीक है, देखते हैं आगे, हम लोग पूरा दिया हुआ है। आइए, व्हाट इज डिलिमिटेशन? अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, द वर्ड डिलिमिटेशन इज डिफाइंड एज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स। पहले के ज़माने में यज्ञ हुआ करते थे। एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ाया है। राजा लोग क्या करते थे? एक होता था अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ के बारे में सुना है? चलो आइए सुनाता हूँ आपको अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है। आ जाओ, अश्वमेघ यज्ञ की बात करते हैं। महाराजा यश, मैं एक महाराज हूँ, ये इतना बड़ा मेरा किंगडम है, इतना बड़ा मेरा किंगडम है, महाराजा यश का किंगडम है। मेरी इच्छा हुई क्यों ना मैं अपना किंगडम और बढ़ाऊं। अब मैं अगर पावरफुल रहूंगा तो ही मैं अपना किंगडम बढ़ा सकता हूं। तो उसके लिए ये लोग करते थे एक यज्ञ जिसका नाम था अश्वमेघ यज्ञ। अब इस यज्ञ में क्या होता था ना, एक घोड़ा रहता था, घोड़े के पास एक वो रखते थे, क्या, घोड़ा फ्लैग लेके भागता था।
अब घोड़ा जहां जहां पर भागेगा वो जगह उसकी, मतलब महाराजा यश की होते जाएगी, जहां जहां पर घोड़ा भाग रहा। अब सर हमको कैसे पता चलेगा? घोड़े के पीछे मेरे सैनिक भागते हैं और मेरे सैनिक भागते भागते झंडे लगाते जाते हैं कि ये महाराजा यश का एरिया है, महाराजा यश का एरिया है, महाराजा यश का एरिया है। अब घोड़ा पहुंच गया एक किसी फैकल्टी का नाम लेना गलत हो जाएगा, कोई XYZ एरिया में पहुंच गया और XYZ एरिया के रूलर ने बोला महाराजा यश के लोग क्या कर रहे हो तुम, ये आप ऐसे कैसे? तो आ जाओ 1 by 1, चलो लड़ते हैं। फिर इस एरिया पे झगड़ा होगा, इस एरिया पे क्या हो गया? वॉर हो गया। अब वॉर होने के बाद मैं जीत गया क्योंकि मेरे पास क्या थी? पावर थी, तो ये एरिया ऑटोमेटिकली मेरा हो जाएगा। अब इसको देखते हुए बाकी लोग डर गए, बोले बहुत डेंजर राजा है महाराजा यश, हर जगह हड़प रहा है, क्या करे? लड़ाई करे? बोले नहीं 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 नहीं, उससे लड़ना नहीं, बहुत डेंजर है। तो अब मैं से कोई लड़ने नहीं आया। अब कोई लड़ने नहीं आया तो इनडायरेक्टली वो पूरा एरिया किसका हो गया? मेरा हो गया, अश्वमेध यज्ञ, डिलिमिटेशन कमीशन। अरे समझा क्या तुमको कुछ? एक नितिन जी गडकरी है, एक सीमा होनी चाहिए ना नितिन जी गडकरी की कि मैं ये क्षेत्र में लड़ रहा हूँ, की नागपूर क्षेत्र मेरे अंडर आता है, उसके बाहेर मैं जाऊंगा नाही. अरे गेला का तुमच्या डोक्यात मी काय म्हणत आहो, कळत आहे का तुम्हाला? चला सामोर महाराजा यश, कितना अच्छा लगता है नाम सुन के, है ना, मजा आती है. चलो नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स बाउंड्रीज. हम बोलते ना अपनी लिमिट में रहे, ज़्यादा क्रॉस मत कर, लिमिट बोलते कि नहीं बोलते आप, कि एक लिमिट तक, आपकी मम्मी बोलती है एक लिमिट तक ज़्यादा बातें किया अगर नहीं तो उठा के पटक दूंगी, अरे है ना, वैसी ये है. द एक्ट ऑफ प्रपोज फिक्सिंग लिमिट्स बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री और अ प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी. जहाँ जहाँ पर भी लेजिस्लेटिव बॉडीज है, हम भी विधानसभा विधान परिषद है ना हमारी एरिया में, तो सबका अपना कामठी कनान दापेवाड़ा ये सब एरिया है ना, वो एक पूरी सीरीज़ ही है उसकी, कामठी कनान दापेवाड़ा खामगांव पाँच कावड़ा, वो ऐसा कुछ तो भी जगह के नाम है ना, कामठी वगैरह. तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करते हैं, डिलिमिट करते हैं उसको कि आपकी भैया सीमा यहाँ तक है, इतने लोगों को प्रभावित करो, इनसे वोट पाओ, खुश हो जाओ. नेक्स्ट, in the Indian context, the exercise of redrawing the boundaries of Lok Sabha and legislative assemblies, constituencies in a region is known as delimitation. इसी को हम लोग delimit करना है, delimitation बोलते हैं. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, रीड्रॉ करना, बाउंड्रीज को क्या करना, रीड्रॉ करना. अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में मोदी जी ने बोला ना परिसीमन करेंगे, वापस से इलेक्शन के बाद होने वाली है, अभी वापस से परिसीमन होने वाला है, डिलिमिटेशन. और मुझे ऐसा लगता है अभी इलेक्शन कब है, 24 में है ना, अभी 24, 25, 26, 29 में होगा अभी इलेक्शन, तब तक के तो हो जाना चाहिए. और तब तक क्या आपका जो 33% वाला है वुमेन का, वो भी आ जाएगा, लागू हो जाएगा. अच्छी बात होगी अगर लागू हो गया तो. इन द प्रोसेस द नंबर ऑफ सीट्स allocated to a particular state, यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में वेरी, उस हिसाब से वो वेरी करता है कि आप किसको कैसी क्या बाउंड्रीज या आप उनको अलॉट कर रहे हो. इन द प्रोसेस द नंबर ऑफ सीट्स अलॉकेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली में है लेजिस्लेटिव असेंबली, है 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. वहाँ पे कितनी है, 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है. while in the legislative assembly it has 70 constituency. oh my god, legislative assembly में कितनी है, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी है. अब 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और 70 में से फिर वो लोग जीतते हैं. हमारे नागपुर से भी लड़ते हैं ना बहुत सारे लोग, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग लड़ रहे हैं. मैंने आपको कल एक आर्टिकल पढ़ाया था, उसमें भी डिलिमिटेशन के बारे में था, डिलिमिटेशन के बारे में उसमें एक स्लाइड मैंने बनाया था. मैंने आपको बताया था ये साइमल्टेनियस इलेक्शन, शायद आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट राइट नाउ, साइमल्टेनियस इलेक्शन ही था वो, साइमल्टेनियस वोट, वन डे वन वोट, क्या था यार वो कंसेप्ट, याद है कुछ, वन डे वन इलेक्शन ऐसा कुछ तो भी था. वो देखेंगे हम लोग, एक ही दिन में इलेक्शन, तो उससे हमारा पैसा भी खर्चा कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कम होगा. नहीं तो आप देखते हो कि हर साल इलेक्शन आ रहे किसी ना किसी राज्य में. अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने पहले ही 3 राज्यों में इलेक्शन थे, राजस्थान, देन उसके बाद मध्य प्रदेश, है ना, चेंज हुए ना. अभी तो वो साल भर चल रहे भाई इलेक्शन. इससे गवर्नमेंट का भी ध्यान उन इलेक्शन में रहता है. जैसे राजस्थान में कांग्रेस थी, अब कांग्रेस थी तो बीजेपी का ध्यान इलेक्शन में रहेगा कि लोगों के कल्याण में रहेगा, उनका ध्यान तो इलेक्शन में ही रहेगा ना, क्योंकि उनके पास तो एक और स्टेट आ जाएगा. तो ऐसा होता है, इसलिए 1 इलेक्शन 1 डे में, ऐसा कुछ तो भी उनका कंसेप्ट है. कल ही पढ़े थे हमने वो. चलिए नेक्स्ट, वो अच्छा भी है, एक ही दिन में निपटारा कर दो सबका, कोई टेंशन ही नहीं.
वो भी 2029 से होना चाहिए लागू। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग डीलिमिटेशन इन इंडिया? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है? आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स। रीएडजस्ट करना, क्या करना? रीएडजस्ट। आपको अगर कंफर्टेबल नहीं होते हो आप, तो आप एडजस्ट करते हो ना सीट्स को, सेम टू सेम एडजस्ट करना है। रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स रिस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी सेंसस। आफ्टर एवरी सेंसस। लास्ट सेंसस कब हुआ था? उसके बाद कहाँ हुआ? 2021-2022 में होने वाला था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हर सेंसस के बाद बोलते डील। अब सर ऐसा क्यों? बेटा कॉमन सेंस लगाओ, 2 मिनट है आपके पास। क्यों ऐसा? इंडिया बाकी भले ही चीज़ों में आगे ना हो, पॉपुलेशन बढ़ाने में बहुत आगे है। तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ा दी हमने, चाइना से आगे आ चुके। सोचो, बाकी कुछ काम हम करें ना करें, देश का युवा पढ़े ना पढ़े, हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो अब पॉपुलेशन बेटा तुम अगर बढ़ा रहे हो तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी वोट बढ़ रहे ना, तो आपको डीलिमिट करना ज़रूरी है हर सेंसस के बाद 10-10 साल, है ना। लेकिन अभी हुआ है क्या? सेंसस ही नहीं हुआ तो कैसे डीलिमिट करें? लेकिन अभी होगा, इलेक्शन के बाद होना चाहिए। चलिए आगे, ये आफ्टर एवरी सेंसस लिखा है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इनेक्ट अ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, इसके लिए एक एक्ट है, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, एंड एन इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड पैनल नोन एज द डीलिमिटे, ओ माय गॉड, डीलिमिटेशन एक्ट तो है इनके पास, साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट कमीशन भी बनाया जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन, जो इसी का पूरा कामकाज संभालती है। इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट द एक्सरसाइज ऑफ, अब देखो जैसे कि इलेक्शन का काम है, इलेक्शन कमीशन, डीलिमिटेशन का काम है, डीलिमिटेशन कमीशन, यूपीएससी का काम है, यूपीएससी का पूरा एक कमीशन, एमपीएससी का काम है, एमपीएससी का पूरा कमीशन, देश का पूरा प्लानिंग वानिंग करना है, उसके लिए कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है? नीता अंबानी, सॉरी, नीति आयोग, अरे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये कब आया, किसको हटा के आया? प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग आया। तो ये ऐसे ऐसे ना बनाते जाते हैं, ऐसे ऐसे कमीशन बनते रहते आए दिन कि हम ये पर्टिकुलर यही काम के लिए आपको ये अलॉट कर रहे हैं, आप इसी काम को करिए, बाकी चीज़ों में ध्यान, सबके लिए एक अपना अलग अलग कमीशन बनाया हुआ है। आगे, द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट इन 1952, 1962, 1972, 2002 फॉर दिस पर्पज। ये कुछ ईयर्स दिए हुए। नेक्स्ट, देयर वॉज नो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आफ्टर द 1981 एंड 1990, बाप रे बाप, इसके बाद नो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आए, ये सेंसस के बाद 2011 बोल रहे थे। नेक्स्ट, द प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001। कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई तुम सोच सकते क्या? अभी क्या चल रहा है 2024, 2001 से लेकर 2024 तक उतने ही है क्या? 135 करोड़ 135 करोड़ बोलते थे, अभी 1000 सही में यार इंडियंस, क्या तुम भाई पॉपुलेशन कम करो बे, बहुत ज़रूरी है। धरती पे बोझ नहीं है आप, लेकिन पॉपुलेशन कम करो। पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी तकलीफ हमको ही होने वाली है, जॉब्स नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगरनेस, हर चीज़। आप बोलते 83 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे, मतलब तुम समझ जाओ 83 करोड़ लोग क्या है? क्या 83 करोड़ लोग? आप बोले ना 83 करोड़ लोगों को राशन दिया आपने, 2 रुपये 5 रुपये वाले जो भी है, मतलब तुम ये बता रहे कि 83 करोड़ लोग क्या है? गरीब है, बीपीएल में है। ये प्रॉब्लम एक ही है, इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, पॉपुलेशन आपको कम करना पड़ेगा। चलिए आगे आइए। सेंसस डाटा अंडर द प्रोविजन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002, द नेक्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन विल बी सेटअप आफ्टर 2026, मतलब इलेक्शन के बाद, जैसा हमने अभी बोला, ऐसा बोला गया तो है कि 2026, अब होता कि जुमला है वो हमें पता नहीं है। नेक्स्ट, फर्दर आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332, 332 ही ना 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रीफिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स, अब भी पढ़ा हमने जस्ट,
रिजर्व फॉर, हाँ जरूरी है इनके लिए भी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी डिलिमिट करेंगे इन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द 2001 के सेंसस के हिसाब से करेंगे यार, गलत नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि बहुत पुराना हो गया, एटलीस्ट 2011 का तो भी आपने, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन? अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? द डिलिमिटेशन कमीशन इज अ हाई पावर्ड कमिटी एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ ड्राइंग एंड रीड्राइंग। मैं नहीं पढ़ा रहा, रीड करो, 1000 बार बचपन से पढ़ लिया हमने वो। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड वर्क्स इन द कोलैबोरेशन विद द, अरे बाप रे बाप, ये याद रखना है कीवर्ड, किसके साथ कोलैबोरेशन में वर्क करता है? तो इलेक्शन कमीशन। दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ, अब ये भी मेजर है कीवर्ड, किसको कंसिस्ट, कमीशन किन किन को मिला के? रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पे क्या होते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज, चेयरपर्सन होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, देन उसके बाद कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। अब सुप्रीम कोर्ट के जज पहला, दूसरा इलेक्शन कमिश्नर ईसी, और तीसरा कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र, इलेक्शन कमीशन ऑफ तमिलनाडु, जो भी है, तो उनके कुछ कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। द कमीशन ऑर्डर्ड हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड द क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। क्योंकि ये बनाया क्यों गया? ये बनाया ही इसीलिए गया ताकि आप प्रॉपर इस पे ध्यान दे पाए। मैंने जैसा आपको बताया, जैसे हमारे एडमिन में भी एक काम बांटा हुआ है, एक काम ये मैम ही करेंगे, दूसरा काम यही मैम करेंगे, उनके काम में वो दखल अंदाजी नहीं, उनके काम में वो दखल अंदाजी नहीं, तो ये ज़रूरी है। द कमीशन ऑर्डर आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न अबाउट, बट दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर्स। कुछ भी मॉडिफाई वो लोग कर सकते नहीं है। नेक्स्ट, ओके, जल्दी देखिए, फास्ट, टाइम नहीं हमारे पास ज़्यादा, जल्दी, लास्ट 1 आवर बचा हुआ है। कल रात को क्या बिजली कड़की, बहुत डेंजरस सीन था। अच्छा, हमारे नागपुर में अभी पता नहीं क्या चल रहा है, कभी पानी आ रहा, कभी गर्मी लग रही, अभी सुबह इतना तेज पानी आ रहा, अभी वापस गर्म हो रहा। 41-42 डिग्री सेल्सियस से सीधा 26 रात को 26 डिग्री सेल्सियस। ये सब तबीयत खराब करने वाले काम है और कुछ नहीं, इससे तबीयत खराब होती है, हेल्थ बिगड़ती है। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी एसएस ले लीजिए इसका। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, डेट इज ईडी। अभी ईडी देखते हैं हम लोग क्या होता है। Why in news? The Supreme Court on Tuesday quashed the Union government decision to grant a third extension. 2 बार एक्सटेंड कर दिया आपने, ठीक है, वहाँ के चीफ को, तीसरी बार भी एक्सटेंड कर रहे हो, ऑफ टेन्योर टू एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा एंड टर्म द मैंडेट इलीगल। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इलीगल है, इवन एज इट अफर्म द 2021 अमेंडमेंट के तहत इन द pertinent law to extend the tenure of the director of Central Bureau of Investigation CBI and ED up to maximum of 5 years तक रह सकते पार्लियामेंट केस से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये इलीगल है, आप ऐसा कर सकते नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं 5 साल का, ऐसा थोड़ी होता। टसल किन के बीच में? सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। अब आप बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फिर आप क्यों डिस्कशन कर रहे हैं ज़बरदस्ती का? ये एक चीज़ है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है, ये तो न्यूज़ थी। आइए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड द 2 tenure extension granted to the director of the enforcement of directorate ED
बियॉन्ड द फिक्स कट ऑफ डेट एज नॉट वैलिड इन लॉ, ये लॉ में वैलिड नहीं है, 2 साल से ज़्यादा नहीं, लेकिन आप तीसरा साल भी उन्हें दे रहे हैं. While the court allowed the director to continue on the post until July 31, it cut short his overall tenure. Next, what is up? Major statistic data. What is ED? What do you understand by the term ED? About ED is a multidisciplinary organization mandated with investigation of offences of money laundering. ईडी की रेड पड़ी, ईडी की रेड पड़ी, ईडी की रेड अरविंद केजरीवाल, ईडी की रेड मनीष सिसोदिया, सुनने में आता है ना बहुत ज़्यादा, वही पढ़ रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एंड वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज. अब बेटा ना बहुत सारे चोर हैं अपने देश में, नीरव मोदी, विजय माल्या और ना जाने बहुत सारे हैं, तुम नाम गिनते गिनते थक जाओगे, इतने सारे हैं. तो ईडी इनसे सब चीज़ें करवाती है, ईडी इनसे पूछताछ करती है, ईडी इनको सज़ा भी देती है. हाँ, कि आप भैया अब ये कोर्ट में जाते हैं, सर ये लो पेश, सज़ा तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा, हाई कोर्ट ही देगा, लेकिन ईडी सब चीज़ें करवाती है. फॉरेन एक्सचेंज लॉ, इट ऑपरेट्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. निर्मला सीतारमन जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके अंडर आता है ईडी. आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये बीजेपी के ईडी है, बीजेपी की ईडी है बोलते हैं, लेकिन ईडी एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है. एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें ईडी के, इन 1956 एन एनफोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ लॉ वायलेशन अंडर. इन 1957 द यूनिट वाज रिनेम्ड एज ईडी. 1957 में यूनिट का नाम रीनेम करके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया. इन 1960 द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टोरेट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ये ध्यान में रखना, कहाँ से ट्रांसफर करके किसको दिया, तो ट्रांसफर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के अंदर आता था, वहाँ से ट्रांसफर करके ये आया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और वी कैन से दैट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस that is held under government of India. निर्मला सीतारमन जी. अब एनफोर्समेंट, ईडी एनफोर्सेस द फॉलोइंग लॉज. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ना है आपको. पहले चीज़ें नेशनली हुआ करती थी, जो भी चीज़ें हो रही देश के अंदर हो रही है, जो भी स्कैम हो रहे, लेकिन अब चीज़ें इंटरनेशनली भी होने लग गई है. आपको पता भी नहीं रहेगा, आपके मोबाइल हैक हो गए और आपके मोबाइल से पैसा चले गया. मेरे साथ भी एक फ्रॉड हुआ था 5000 रुपीज़ का. सर आपके साथ? हाँ, मैं भी बहक गया था थोड़ा सा. ये बेटा किसी के भी साथ हो सकता है. बैंक में काम करने वाले कर्मचारी के साथ अगर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर के साथ अगर ये हो सकता है, तो तुम सोच लो तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है. नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट अगर हैक हो सकता है ट्विटर का, तो आप तो कुछ भी नहीं हो, फिर आप क्या हो, यू आर नथिंग राइट नाउ, है ना. बहुत डेंजरस लोग हैं हैकर्स बोलते हैं ना उनको. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए, द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स 2008 फीओ. अब देखो क्या होता है ना, कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग बट आप बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग स्कैम करके जाते हैं, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है. पंजाब नेशनल बैंक वाला भागा, उसका क्या गया, कुछ नहीं गया, बेचारे लोग हार्ट अटैक से मर गए जिन्होंने वहाँ पे पैसा रखे थे. इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ती है. फिर इकोनॉमी अगर बिगड़ती है, अर्थव्यवस्था में अगर ऐसा होता है, किसको बचाना पड़ता, किसको सामने आता, कौन आता है फिर सामने? गवर्नमेंट किसको पूछता है, भैया भैया बताओ क्या करना है. भैया कौन है? भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना. कुछ गलत होता है तो ये एक दूसरे से फिर बातचीत होती है ना, कैसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा जिससे लोगों को सहमति लगे कि नहीं हम खड़े हैं. अब आपने अगर एक चीज़ देखा होगा, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलते हैं सब पे भरोसा कर लेना, प्राइवेट बैंक पे भरोसा नहीं करना, कब भाग जाए. अब प्राइवेट बैंक ये पीबी जो है, इसके ऊपर हम जैसे भरोसा इसलिए कर लेते क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी मिलती. हाँ, बहुत पुराना अगर है तो डाल दो पैसे. ये नए नए बैंक खुल रहे हैं, अभिनंदन बैंक, खुशी बैंक, ये बैंक वो बैंक, मत कर गलती. एक
ऑथोराइज्ड बैंक में पैसे डाल अपने। नहीं तो आजकल मैं बैंक खोल लेता, मेरे पास पैसा आ गया मैंने बैंक खोल लिया। ऐसे बैंकों में पैसे डालोगे, नियत बिगड़ गई अगर वहाँ पे, उसके डायरेक्ट भाग जाएगा तुम्हारा पैसा लेके। और कुछ कुछ कंट्री में ऐसे लॉ है कि तुम अगर वो कंट्री में चले गए तो इंडिया की पुलिस तुमको वहाँ से ला नहीं सकती। क्यों भागते लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क? तो वहाँ पे कानून है, या हमारे शरणार्थी आप इसको लेके नहीं जा सकते। इसलिए अभी तक हम नीरव मोदी को नहीं ला पाए, इसलिए अभी तक विजय माल्या को नहीं ला पाए। उसको चोर चोर बोलते इंडियंस वहाँ पे, विजय माल्या को, इफ यू सी द वीडियोज़ इन रील्स। तो ऐसा है, नीयत कब बिगड़ जाए बता थोड़ी सकते किसी की, बहुत डेंजरस काम होता है। दिस लॉ वॉज इनेक्टेड टू डिटर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स मतलब ये स्कैमस्टर्स, ये जो बड़े बड़े फ्रॉड वॉड नहीं करते हैं क्या, फ्रॉम एविडिंग द प्रोसेस ऑफ इंडियन लॉ बाय रिमेनिंग आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स। बाहर रह के भी काम ये लोग करते हैं, ये नहीं मानते किसी की। एक स्कैमर का आपको कॉल आएगा, आप भीख मांगोगे, भैया मेरे पैसे वापस कर दे, मैं बहुत गरीब हूँ, वो नहीं सुनेगा। भले ही तुम उसके बाद अपनी फांसी लगा के मौत ले लो, तुम जान दे दो, मर्डरर ही कहलाएगा ना वो, लेकिन उसको पता है कि तुमने फांसी लगा ली, क्योंकि वो तो आगे जाके आपका कॉल ही रिसीव नहीं करेगा। स्कैमस्टर्स, कई लोग मरी भी है हार्ट अटैक से। ऐसा डेंजरस चीज़ है भैया बहुत। कई लोगों ने पैसा एफडी में डाला, एफडी के पैसे लेके भाग गए, और एफडी बेचारे वो काका जी लेने गए, पूरी मेहनत की कमाई, बोले भाग गया, बैंक बंद हो गया, हार्ट अटैक से मौत। होता है, ऐसा हुआ है इंडिया में बहुत बार। नेक्स्ट, if we talk about structure here, the structure is comprises of the Directorate of Enforcement with its headquarter at New Delhi. New Delhi में क्या है इसका headquarter है, is headed by the Director of Enforcement. किसके द्वारा हेड किया जाता है? Director of Enforcement. There are 5 regional offices at, अब regional offices कहाँ पे? मुंबई में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है और दिल्ली में है। आपको पता है अपना नागपुर भी बहुत अच्छा है, अपने नागपुर में भी बहुत सारी चीज़ें खुल सकती है। वो बात अलग है कि अपने नागपुर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ है ना बेटा, हमारा नागपुर इतना अच्छा है कि नागपुर में भी चीज़ें, वी हैव हाई कोर्ट, वी हैव नीरी, वी हैव एम्स, वी हैव जीपीओ, और बहुत सारी चीज़ें जो नागपुर में है बहुत अच्छी अच्छी है। लेकिन हमारे नागपुर के तरफ उतना खास ऐसा ध्यान दिया जाता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है मुंबई, पुणे, ये सब जगह में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान है। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि नागपुर को भी कैपिटल बनाया जाए। दिल्ली बहुत छोटा सा एरिया है, उस छोटे से एरिया में कितनी सारी चीज़ें करोगे। नागपुर आओ, थोड़ा सा नागपुर देखिए आप, सेंटर है नागपुर तो पूरे इंडिया का, 0 माइल। आइए ऑफिसेस देखे हमने, 5 रीजनल ऑफिसेस है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। नेक्स्ट, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ करंट स्टेटस ऑफ द, अभी करंट स्टेटस क्या है? क्या है करंट स्टेटस? होली कब है, कब है होली? द करंट डायरेक्टर वॉज अपॉइंटेड इन नवंबर 2018 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। इन नवंबर 2020 हिज टेन्योर वॉज एक्सटेंडेड टू 3 साल। यही तो है पूरा लोचा, यही है। विच वॉज सब्सिक्वेंटली चैलेंज थ्रू पिटिशन के द्वारा चैलेंज किया गया। वो क्या हो गया ना, 2 साल वापस से बढ़ा दिए। तो ये गवर्नमेंट करती है कुछ कुछ ना, गवर्नमेंट भी ऐसी टोचन भरती है। आपको लगता है सब काम सही कर रही, लेकिन कुछ कुछ ऐसी अंदर से ना टोचन भरे जाते हैं, और वो अपोजिशन देख लेता। लेकिन अपोजिशन की तुम सुनते नहीं, तुमको लगता अपोजिशन बेवकूफ़ी है। अपोजिशन जरूरी है देश में, हर देश में ज़रूरी है। आप बोलते हैं अरे ऐसी है ये वैसी है, बेटा अपोजिशन इज़ नेसेसरी, बिकॉज अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो क्वेश्चनिंग अथॉरिटी नहीं रहेगी, और क्वेश्चनिंग अथॉरिटी नहीं है मतलब तुम समझ जाओ, देश में कुछ भी हो रहा है, सबको मज़ा आ रहा है, एक समुदाय बेचारा परेशानी में है, दूसरा समुदाय वाह वाह वाह, बस यही चलेगा। इसीलिए ज़रूरी है अपोजिशन। तुम पागल मत बनो, पागल मत बनो ये सब के चक्कर में, पढ़ाई में ध्यान दो और वोट एकदम ध्यान से डालना। एक पार्टी लो, उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालो, दूसरी पार्टी लो, जो भी है मेजर पार्टी बड़ी बड़ी। इतना आपके पास यूपीएससी वालों के भी पास टाइम नहीं कि सभी पार्टी को ले लिए, 3 पार्टी ले, उनमें से डिसाइड कर किसने अच्छा काम किया किसने बुरा किया, फिर एक रेशियो निकाल कि नहीं ये पार्टी ने अच्छा काम किया है ज़्यादा और बुरे थोड़े से कम, उसको वोट डालना। जाते हो वोट डालने जा रहे हो, जय श्री राम, खत्म, चलो हो गया, डाल दिया वोट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, बस तुम गए हो गया तुम्हारा काम, वोट टाकू आलो नहीं आता, दिमाग से डाला, थोड़ा सा देखा तूने। हम लोग जब वोट डालते हैं तो पूरा पढ़ के डालते कि कौन से काम अच्छे हुए, क्योंकि उससे हमारी पढ़ाई भी हो रही है और उससे हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है, अरे है ना। तो वो एक चीज़ है, ऐसी बस देख लिए रील्स में चल रहे हम, बिल्कुल वोट डालने जा रहे हैं, उपकार कर रहे मेरे ऊपर तुम,
आओ आगे। On September 8, 2021, the Supreme Court dismissed the petition but issued a specific mandamus prohibiting further extension. सुप्रीम कोर्ट ने तो वो डिसमिस कर दिया वो जो पिटीशन आया था, बट एक पॉलिटी में था मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, को वारंटो, ब्रिंग द बॉडी, ये सब है ना उसमें, तो मैंडेमस फाइल करके प्रोहिबिटिंग फर्दर एक्सटेंशन को उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। देन द गवर्नमेंट लेटर अमेंडेड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 and Delhi Special Police Establishment Act 1946 to grant itself power for the 3 tenure extension। अगर आपको पता होगा तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली पुलिस दिल्ली के सीएम के अंडर नहीं आती, और उसको लेके भी इतना टसल चलता है दिल्ली सीएम और पीएम के बीच में। तो करो ना, वो वीडियो देखे क्या तुमने केजरीवाल जी की? इतना टसल दिल्ली और सेंटर, इनके बीच का टसल तो बहुत ही जोरदार है। मतलब देखने में ऐसा लगता है कभी गवर्नर और सीएम का हो रहा, कभी मोदी जी और केजरीवाल का हो रहा, मतलब इनके बीच का टसल हमेशा चलते रहता। वो वीडियो बड़ी फेमस हुई थी, करते क्यों नहीं, करो ना, बहुत फेमस वीडियो था वो। ऑन September 8, 2000 हो गया हमारा ये टेन्योर एक्सटेंशन। द अमेंडमेंट वेयर चैलेंज्ड आर्ग्यूइंग दैट दे कॉन्ट्राडिक्टेड अ प्रीवियस डायरेक्टिव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट दैट एडवोकेटेड फॉर फिक्स्ड टेन्योर फॉर टॉप ऑफिशियल लाइक द सीबीआई चीफ विनीत नारायण केस। विनीत नारायण केस एक था, उसमें भी टेन्योर बढ़ा दिया गया, 2 साल का था, लेकिन ये हमारा कानून है कि 5 साल तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इट इज़ इलीगल, आप ये गलत कर रहे हैं। तो अब देखो एक और टसल, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे टसल बेटा आपके बीच में भी टसल चलते हैं, दोस्तों उनके बीच में चलते कि नहीं चलते? उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दी, टसल, ये है टसल। नेक्स्ट हो गया। देन हम इसके बाद अब देखेंगे सीबीआई सेंट्रल, वो क्वेश्चन सीबीआई से ही पूछा था ना। हाँ चलिए, वाई इन न्यूज़ देख लीजिए जल्दी फास्ट। कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हुए? अभी ये वाला जो है इसमें पूरी 150-200 स्लाइड्स है, पूरा करंट अफेयर एक ही बार में पॉलिटी का, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, आपके 25 में काम आएगा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी भैया इतना न्यूज़ में रहता कि पढ़ पढ़ के इंसान पागल हो जाता। आओ देखते हैं अभी की न्यूज़ में। Why in news? The CBI is governed by the Delhi Special Police Establishment DSPE Act 1946 and it must mandatorily obtain the consent of the state government before beginning the investigation of crime in a state। क्या स्टेट का कंसेंट ज़रूरी है सीबीआई को? मैंने क्वेश्चन पूछा था। सो द आंसर इज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई के ऑफिसर्स को बुलाया और बोला ए सीबीआई इधर आओ, उस स्टेट में जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, तो क्या वो जाते से ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते क्या? नहीं, स्टेट में पहुंच के उनको वहाँ से पहले उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। सर क्या हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? अगर वो बोलेंगे हाँ तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगा, अदरवाइज निकल जाओ वापस। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कंसेंट। आपको स्टेट अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा सीबीआई, क्या हम वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर केस का कर सकते हैं क्या? पहली चीज गई। दूसरी चीज, क्या लगता है दूसरी चीज? दूसरी चीज, अगर पिताजी ने बोले जाओ इन्वेस्टिगेशन करो और मेरे को रिपोर्ट दो, पिताजी कौन? पिताजी कौन? सबसे बड़े कौन है? आखिरी में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है हमारे इंडिया में? यस, सुप्रीम कोर्ट। पिताजी ने बोला कि जा और उस स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर, तो स्टेट की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। 2 चीजें अभी हमने पढ़ा, बेसिक चीजें। इफ यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है सीबीआई को कि आप वहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टेट में जाओ, वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करो,
तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई को कंसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा उस स्टेट से। लेकिन इफ सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर, सीबीआई सीधा घर के अंदर घुसेगा विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंसेंट। दो चीजें समझ में आई क्या? चलो वेरी गुड, आ जाओ, वही लिखा हुआ है यहां पे। व्हाट इज सीबीआई? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। आईपीएसी होते हैं इनके जो मेजर डायरेक्टर होते हैं। इट प्रोवाइड असिस्टेंट टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, असिस्टेंट देते हैं सीवीसी को एंड लोकपाल को। देखा था ना हमने इसके पहले, लोकपाल ने सीबीआई को बुलाया, तो इधर आओ चलो। इट फंक्शंस अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच फॉल्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। लेकिन सबसे बड़े जुरिडिक्शन किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन ज़्यादा उतना ज़्यादा टसल नहीं देखने को मिलता है। ये लोग बहुत बार बोलते हैं ना, अरे सीबीआई भी बिकी हुई है, सीबीआई भी सेंटर के लिए काम कर रही है, तो वो चीज़ है। एक्ट इज सुपरिटेंडेंस वेस्ट विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इट इज ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। ये पुरानी मूवीज़ में इमरान हाशमी, देन उसके बाद जो पुराने एक्टर्स नहीं हुआ करते थे क्या, पुराने मतलब अक्षय कुमार हो गया, वो भी पुराने हैं, इमरान हाशमी भी पुराने हैं, देन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी अच्छी अच्छी मूवीज़ अगर आप देखोगे, इंटरपोल के आदमी ने पकड़ लिया। अब इंटरपोल एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो सभी स्टेट की सभी कंट्री की पुलिस से कनेक्टेड होता है। इंडिया की पुलिस, देन उसके बाद यूएसए की पुलिस, कनाडा की पुलिस, अफ्रीका की पुलिस, इंटरपोल। तो सीबीआई मेन रीजन है अपने का, मेन है जो इंटरपोल के लिए भी काम करता है, मतलब इनको बताया जाता है इंटरपोल से रिलेटेड। क्योंकि लोकल पुलिस में आप देखते होगे पेटी निकली है बाहर, खड़ा खड़ा, क्या काम है, अरे है ना, ये अपने इंडिया की पुलिस थोड़ी सी। लेकिन सीबीआई में जो ऑफिसर्स आप देखेंगे ना, ज़्यादातर वो आईपीएस होते हैं। अब इंडियन पुलिस सर्विस के जो लोग हैं वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिट रखते हैं। मैं किसी पुलिस ऑफिसर को, पुलिस सर्वेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारे यहाँ के पुलिस वाले थोड़े से देख लेंगे ना क्या है, तो ज़्यादातर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी पुलिस सर्वेंट राइट नाउ, ओके। मतलब समझ जो आप 60% पुलिस वाले तो अनफिट है, वो भाग नहीं सकते एकदम तेज मुजरिम को पकड़ने के लिए। लेकिन ठीक है, जो भी पुलिस वाले मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ी हो वो, मैं तो वो कंसिडर कर रहा हूँ ना 60%। अब आप उनमें आते हैं क्या, वो आपको देखना है, मैंने किसी को बोला नहीं पर्सनली। हाँ, आगे, नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर्स कंट्रीज। इट्स कन्विक्शन रेट इज हाई एज 65 to 70% एंड इट्स कंपेरेबल टू द बेस्ट इन्वेस्ट। नेक्स्ट थोड़ा जल्दी। What type of cases are handled by CBI? कौन से टाइप के केसेस CBI हैंडल करता है? तो एंटी करप्शन क्राइम, CBI ने धरपकड़ कर लिया, बोले रिश्वत लेते हुए देख लिया, ऐसा होता है। नागपुर में भी 2-3 बार हो गया, और ऐसी जगह हुआ कि तुम सोच नहीं सकते। चाय पीने के लिए बैठे, वो नीचे से नहीं कि टेबल से पैसे देते, साहब काम कर दो। अब वो जो साहब को पैसे दिया, पीछे से एक आदमी देख ही रहा है उसको, चाय वाला बन गया वो। धरपकड़ समझता है, बिल्कुल सामने के सामने फोटो पकड़ा गया, पेपर में आता है हमेशा। ये सिर्फ नागपुर का थोड़ी है, हर जगह होता है। CBI फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉर्पोरेशन और बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंटी करप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। देन उसके बाद इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स। एक हुआ था हर्षद मेहता वाला, वो स्कैम बहुत ही खतरनाक था भाई, हर्षद मेहता वाला। मैं अभी भी देखता हूँ ना उस स्कैम को, मतलब यार ये आदमी मतलब कैसे ऐसे हो सकता है। देन उसके बाद कोल स्कैम हुआ, बहुत सारे स्कैम्स हुए हमारे देश में, बहुत सारे, चारा घोटाला होते रहता ना देश में, स्कैम एंड सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड इंक्लूडिंग क्राइम रिलेटिंग टू फेक इंडियन। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बड़े बड़े व्यापारी तो 500 की नोट ऐसी चेक करके लेते हो। हमको नहीं आता वैसे, आपको पता है कि वो हाथ ऐसी लगा के चेक करते हैं कैसे? हाँ, तो वही तो ना, कैसे समझ में आया, वो पता नहीं वो कैसे करते हैं। फेक इंडियन करेंसी, नोट्स, बैंक फ्रॉड्स एंड साइबर, ये जो है ना भाई, ये जो है ना, इससे तो मेरे को बड़ी गुस्सा है। ये जितने जल्दी ख़त्म होगा उतने जल्दी अच्छा रहेगा।
अब ये पैसों से भी रिलेटेड हो सकता है, ये आपकी पैसों से रिलेटेड तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें परफॉर्म होती है कि यू कांट इवन इमेजिन दैट। पॉर्न वीडियोस और ये पोर्नोग्राफी वाला कंटेंट, इफ़ यू सी, आप किसी की नकल मार रहे हैं, मोदी जी को सिंगर बना देते, साइबर क्राइम, दिस इज़ नथिंग बट द साइबर क्राइम। फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड साइबर कितना होता है, बहुत ज़्यादा। मेरा जब ये केस हुआ था 5000 वाला, तब जब मैं वहाँ गया तो मैंने मेरी प्रॉब्लम को कम समझ लिया, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं बैठा हूँ और मैं बहुत टेंशन में था, पैसे चले गए एकदम से, मेहनत के पैसे थे ना, तो चले गए तो टेंशन तो आएगा। अब साइबर ऑफिस में गया, मैं बैठा हूँ, मैं अपनी रपट लिखवा रहा हूँ, बाजू से केसेस आए जा रहे, 50,000 गायब, 1,00,000 गायब, सर 1 हफ्ते में शादी है, वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है, ऑनलाइन मेरी फोटोज़ अपलोड कर रहा है। दिस इज़ नथिंग बट द साइबर क्राइम। और सबसे डेंजरस है ये, पता नहीं रहता तुमको कौन कर रहा है, इसलिए सबसे डेंजरस है। कोई क्राइम अगर फिजिकली हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको पहचान सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं 2-3 रपट, इसमें पता ही नहीं है कौन है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी सिखाने वाली भी चीज़ है। साइबर क्राइम के ऊपर भी एक सेशन लेंगे अपन, वो भी सीखेंगे, वो बहुत ज़रूर। कोई भी लिंक पे क्लिक कर देते तुम, ताऊ में आके 10,000 में एप्पल 14, तुम पागल हो क्या, मैड हो थोड़े से? 10,000 रुपये में 14 मिलेगा क्या यार? कुछ भी पगले क्लिक कर दिए, हो गए पैसे गए जी, थैंक यू। क्लिक करने के लिए थैंक यू नहीं करना बेटा। जो चीज़ 1,00,000 की आती है वो 10,000 में सही में मिलेगी क्या? नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो ये सब चीज़ें करने के पहले। और ये सब चीज़ें ज़्यादातर पता है कि कौन कर रहा है अभी? जिनको मोबाइल का दिमाग नहीं है या जिनको मोबाइल की समझ नहीं है, हमारे पेरेंट्स। उन बेचारों को नहीं पता कि ऐसा भी होता है, उनको तो लगता है हाँ मज़ा आ रही मोबाइल चलाने में। लेकिन कितने बड़े बड़े स्कैम हो जा रहे, पूरा अकाउंट खाली कर देते वो, पूरा अकाउंट। तो सोचो साइबर क्राइम, इसके ऊपर तो अलग से 5-6 घंटा भी नहीं, बहुत नहीं है इसके लिए, पूरा दिन भर का सेशन हो सकता है साइबर क्राइम के ऊपर। चलो आ जाओ। हाँ, ऑफिशियल एंड एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशंस ऑफ बॉडी ऑन्स और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक क्राइम इंक्लूडिंग क्राइम हो गया हमारा बैंक फ्रॉड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस, बहुत सारे लोग डॉलर को कन्वर्ट करके बेचते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज में आता है। लार्ज स्केल स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, जहर, कैंसर, देश के लिए कैंसर। अब देश के लिए कैंसर कैसे? हमारे जैसे आपके जैसे युवा, इनको पड़ जाती इसकी लत। वैसे नागपुर में उतना कल्चर नहीं है इसका, लेकिन मुंबई वगैरह में नाइट लाइफ भाई साहब, वहाँ के अलग ही, एक तो रईस, बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे, और भी कई सारी चीज़ें। तो ये नार्कोटिक्स ना बहुत डेंजरस चीज़ है। सीबीआई डील करता है लेकिन इससे भी। हाँ, एंटीक्वीज, कल्चरल प्रॉपर्टी और स्मगलिंग ऑफ अदर कंट्राबैंड आइटम्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों की स्मगलिंग होती है। फॉरेस्ट एक्ट लाया गया, किसके लिए लाया गया? जानवरों के लिए, उनको मार के उनकी चीज़ें बेची जाती थी। बहुत सारे तो मैंने पगलों को वो वाघों के जो नख नहीं रहते क्या, नख को वो लॉकेट पहन रहे हैं। अब घूमो बोला तुम पहन के, नहीं तुमको अंदर क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, तो बात करना फिर मेरे से। लेकिन किसका नख? शेर का नाखून पहना है शेर ने, आते को चूहा बनाता इधर आ। अब नहीं पहन सकते तुम, अब नहीं कर सकते हरकत, ये वाघ नख वगैरह नहीं पहन सकते आप अभी, आपको सीधा जेल है अगर ऐसा करते हो तो। नेक्स्ट, स्पेशल क्राइम सच एज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस और ऑर्गेनाइज क्राइम अंडर द आईपीसी। अब बोलो आईपीसी, बोलो अभी क्या है? बीएनएस, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, and other laws and requests of state government on the orders of Supreme Court and High Court such as cases of terrorism, bomb blast। कुछ नहीं, आओ समझो। स्टेट में कोई केस हुआ, सीबीआई को बोला गया यहाँ पे मर्डर्स हो गए, यहाँ पे टेररिस्ट घुस गए, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इनका करो, कैसे आए, क्यों आए, कब आए, किसकी मदद से आए, क्या क्या लेके आए। सीबीआई उसका भी इन्वेस्टिगेशन करता है ऑन द अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। गेला का डोक्यात, चला सामोऱ्या। किडनैपिंग फॉर रैंसम एंड क्राइम कमिटेड बाय द माफिया, द अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम, है ना, दाऊद इब्राहिम, सीबीआई। अच्छा, ये जो सीरियल्स होते हैं हमारे इंडिया के सीरियल्स में मैंने एक बहुत खास चीज़ देखी है, बहुत खास। इनके अगर छोटी सी भी चोरी हुई ना बेटा, तो इनके सीधा कमिश्नर आता है। हाँ, इंडिया के एकता जी आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, सीधा कमिश्नर साहब को मत बुलाइए आप,
वो कमिश्नर साहब से मिलने के लिए अदर लोगों को 4-4, 5-5 घंटा वेट करना पड़ता है, और एकता दीदी हमारी फ्री में कमिश्नर बुला रही है सीरियल के अंदर। व्हाट इज दिस? अरे छोटी सी चोरी हुई है, आप कांस्टेबल को बुला के सॉल्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ मर्डर हो जाते हैं, यहाँ पे 2 कांस्टेबल आके वहाँ पे वो सब करते हैं, और तुम सीधा चोरी के लिए कमिश्नर बुलाते हो। ऐसा होता है क्या? एकता जी थोड़ा सीरियल्स में ध्यान रखिए, आप अपने देखते हो सीरियल्स वगैरह, सीधा कमिश्नर आते, बहुत बढ़िया, अच्छा है। आ जाओ आगे। हाउ इज द डायरेक्टर सीबीआई मेजर, अभी तक के तो सब ऐसी था, अभी मेजर। डायरेक्टर सीबीआई के कैसे अपॉइंट होते हैं? द सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज IG level. CBI as Inspector General of Police, Delhi Special Force established is responsible for the administration of the organization. ये responsible है किसके administration के लिए? तो CBI के administration के लिए। Till 2014, the CBI director was appointed on the basis of DSPE Act. DSPE Act पीछे ही देखा हमने, DSPE कहाँ है? हाँ, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, उस एक्ट के तहत अपॉइंट होते थे ऑन द बेसिस ऑफ DSPE एक्ट। इन 2003 DSPE एक्ट वाज रिवाइज किया गया ऑन सुप्रीम कोर्ट्स रिकमेंडेशन इन द विनीत नारायण केस। विनीत नारायण केस एक हुआ था, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका पूरा एक अलग से एक रिवाइज करके कुछ रिकमेंडेशन दिए। अ कमेटी दैट हैड मेंबर्स फ्रॉम द CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, secretaries from Home Ministry, Ministry of Personal and Public Grievances would send recommendation to the central government for the appointment of recommendation देते कि CBI के डायरेक्टर अभी इन्हें बनाइए या इनको रखिए। नेक्स्ट, in 2014 the Lokpal Act provided a committee for appointment of CBI director. Lokpal Act provided, headed by Prime Minister Narendra Ji Modi. Other members like Leader of Opposition, अभी कुछ इज्जत है कि Leader of Opposition की? मुझे तो नहीं लगता। Leader of Single Largest Opposition Party, कांग्रेस ही होगी, Chief Justice of India and the Supreme Court Judge. Home Ministry sent a list of eligible candidates. अब आपको भी अगर बड़ी बड़ी सर्विसेज में लिया जाएगा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, सबसे बड़ी सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, कैबिनेट कुछ तो भी रहता है ना IAS में, तो इफ़ अगर आपको वो पोस्ट के लिए एलिजिबल होना है तो आपके 5-6 लोगों की लिस्ट भेजते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें से आपकी योग्यता के हिसाब से आपको वो अलॉट करते हैं कि इनमें ज़्यादा योग्यता है, ये अच्छा काम कर सकते हैं। अब आपने IAS लिया, ज़रूरी नहीं है कि हर IAS डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही हो सकता है। कुछ लोग बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में भी एज अ IAS ऑफिसर CEO काम करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कुछ लोग एज अ कमिश्नर भी काम करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज़ में, इवन गवर्नमेंट कंपनीज़ में। लेकिन असली मज़ा जो है ना, असली मज़ा है वो एक शहर को रेगुलेट करने में, क्योंकि उसमें आपकी पावर इतनी ज़्यादा रहती है, लोगों से इज्जत मिलना, सब चीज़ें, वो ज़्यादा मुझे डायनामिक लगता है, क्योंकि इधर तो उतना वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। देन उसके बाद होम मिनिस्ट्री सेंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू डिपार्टमेंट ऑफ DOPT। डिपार्टमेंट ऑफ क्या हो गए? पर्सनल ट्रेनिंग हो गए शायद, ठीक है। देन द DOPT प्रिपेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग होगा PT, प्रिपेयर्स द फाइनल लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस। यही तो मेन रहता हर जगह, सबसे मेन तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस। इफ़ अगर आपका एक्सपीरियंस है तब जाके आप स्टूडेंट से कोऑपरेट करोगे। जैसे एक्सपीरियंस बंदे को ही ज़्यादातर लोग रिक्रूट करते हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस। इफ़ नहीं, मैं ये किसी को नहीं बोल रहा कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो आप अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस मांगता है, आपकी इंटीग्रिटी मांगता है, आपका परसिवरेंस मांगता है कि आप काम को लेके कितने सकुशल है, आप कर सकते हैं। एंड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस एंड सेंड्स इट्स टू द कमिटी। डायरेक्टर ऑफ CBI हैज़ बिन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2-year tenure, 2 साल की सिक्योरिटी टेन्योर मिलती है बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। यहाँ पे तो 2 साल लिखा हुआ है, देखो ये टसल बना हुआ रहता है हमेशा। In November 2021, the President promulgated 2 ordinances to allow the Center to extend the tenure of the directors of the CBI. टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई, और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लिए फ्रॉम 2 years टू अप टू 5 years, 2 साल से 5 साल। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है CBI का, ये जल्दी जल्दी पढ़ेंगे फास्ट थोड़ा सा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ World War II, a special police establishment
was constituted in 1941 in the Department of War of the British India to inquire into allegations of bribery and corruption in the war related procurements. ये उस काम के लिए बनाया गया था. Later on it was formalized as an agency of the government of India to investigate the allegations of corruption. पहले तो corruptions in various wing of the government of India. Government of India के अंदर भी कई सारे स्कैम्स होते थे. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही करते थे. जैसे आज बैंक का कर्मचारी उसी बैंक में फ्रॉड कर रहा है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी होता भाई, आज भी होता है. बाय इनेक्टिंग द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSP एक्ट 1946, द CBI इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट डिराइव्स इन पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट. DSP बहुत बार बोल रहे. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द CBI वॉज रिकमेंडेड बाय दी, ये याद रख, वन डे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. करप्शन के लिए ही ज़्यादातर पहले बनाया गया था, लेकिन आज आप देखते हैं कि CBI के पास हर चीज़ की पावर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है अपने देश की और बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. नेक्स्ट, इन 1963 द CBI वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ व्यू टू इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम. 1963 की बात हो रही है अब, रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंडिया, करप्शन इज हाई प्लेसेस, सीरियस फ्रॉड में करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ, चीटिंग एंड एम्बेजमेंट एंड सोशल क्राइम particularly of hoarding, black marketing and profiteering in essential commodities having all the interstate ramifications. आज आप स्टॉक करके नहीं रख सकते हो चीज़ों को और अपने हिसाब से मार्केट प्राइस बढ़ा सकते नहीं हो. बीच में प्याज शायद 110-120 किलो हो गया था, स्टॉक करके रखा था, केस हुआ वो लोगों के ऊपर. फिर आप ऐसा कर ही नहीं सकते. जब ज़रूरत है लोगों को तब नहीं दे रहे, स्टॉक करके रख दिया और फिर बाद में बाहर निकाल रहे हैं जब उसका प्राइस बढ़ रहा है. ये तेल के कैन के साथ भी होता है, तेल के कैन के साथ. अभी देखो शादी का सीज़न आ रहा है, तेल के रेट बढ़ेंगे, इसलिए जिन भाई बहनों की शादी है जल्दी जल्दी तेल के डब्बे ला के रख लो अपने घर में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए. अभी भी कितना चल रहा है, 1800 रुपये कुछ चल रहा है, 1800-1900 कुछ चल रहा है. भाइयों बहनों शादी वाले जल्दी लेके आओ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको बढ़ जाएगा रेट. और नेक्स्ट, NCC दैट इज़ नेशनल कैडेट कॉप्स, ये पढ़े था, कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट. चलिए NCC देखेंगे अभी आप जल्दी पढ़ लीजिए न्यूज़, वाइन न्यूज़. थोड़ी पुरानी न्यूज़ है ये, 75th एनिवर्सरी ऑफ नवंबर 26, 2023. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये देखना है NCC क्या है. आ जाओ. द नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन. एक लिमिट होती है NCC में दाखिल होने के लिए. इन द वर्ल्ड रेज्ड इन 1948 will celebrate its 75th एनिवर्सरी ऑन नवंबर 26, 2023. अभी हम कहाँ पे 2024 में है ना, थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, नवंबर की न्यूज़ है. अभी अप्रैल चालू है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, थोड़ी 4-5 महीने पुरानी न्यूज़ है, ठीक है. सिग्निफाइंग अ मोमेंटस चैप्टर इन इट्स लेगेसी ऑफ होमिंग यूथ विथ कोर प्रिंसिपल्स सच एज डिसिप्लिन. भले ही आप NCC में नहीं हैं, आप हो नहीं हो, ओके, तो वो उनका भी मेजर सबसे पहले तो डिसिप्लिन ही है. एक कलेक्टर आप अगर बन रहे हैं तो आप में सबसे पहले वो डिसिप्लिन होना चाहिए उस लेवल का, क्योंकि आप अभी बने नहीं हैं लेकिन बनने वाले हैं. तो उस लेवल का डिसिप्लिन, सामने किसके सामने कैसा बिहेव करना है, किसी का अगर झगड़ा हो रहा है तो अपन ने भी जाके नहीं भिड़ जाना है उस झगड़े में, अपने को उस झगड़े को सॉल्व करना है. अरे है ना, ऐसा होता है ना. इफ़ मैं ये पर्टेन कर रहा हूँ कि मैं IPS बनूंगा ही बनूंगा और मुझे IPS ही बनना है, तो कहीं अगर झगड़ा हो रहा है तो मैं बीच में एक और वहाँ पे मारा पीटी करूँगा क्या बेटा? एक IPS का क्या काम होता है? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एन IPS ऑफिसर? कि उस झगड़े को आप शांत करवाओ, आप उस झगड़े को ख़त्म कराओ, ना कि आप खुद जाके मारो. कमिश्नर के सामने झगड़ा हो रहा है और कमिश्नर दोनों को मारने जा रहा है, कर सकते हो? नहीं कर सकते. आप एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, लीडरशिप क्वालिटी होना ज़रूरी है. आप अगर यहाँ खड़े हो तो 1.5 से 2 लाख अगर लोग हैं, आप उनको लीडरशिप क्वालिटी के तहत लीडरशिप कर सकते हैं. अगर आप में क्वालिटी होगी तो पूरे 2 लाख लोग आपकी सुनेंगे, अदरवाइज तो पता है आपको. नेक्स्ट,
एंड अनवेवरिंग पेट्रियोटिज्म, ये तो बहुत ज़रूरी है, देशभक्ति। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है किसी भी नेशन के लिए, कि वहाँ के लोग देशभक्त हो, और हमारे देश में इस चीज़ की कमी नहीं है। कौन सी भी कम्युनिटी का वो हों दो भाई, ये तो सभी में, मुझे ऐसा लगता है सभी में देशभक्त सभी है हमारे देश में। हाँ, कुछ कुछ एक 5% को बाहर निकाल दो, 5% लोगों को अगर बाहर निकाल दिए तो मुझे नहीं लगता मेरे महान भारत देश में 95% लोग ऐसे हैं जो अपने देश के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बॉर्डर पे भी चले जाएंगे, और ये ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। In solemn commemoration of this significant milestone, Defense Secretary Shri Girdhar Armane laid a wreath and paid homage, ये ज़रूरी नहीं है पढ़ना, highlighting the remarkable contribution of NCC in the nation building। अभी आप देखते नहीं होंगे लेकिन NCC एक बहुत महत्वपूर्ण योग्य भूमिका निभा रहा है। NCC के कॉप्स हो गए, देन उसके बाद RSS जैसा आपने बोला, देन उसके बाद और कौन सी इंस्टीट्यूशन है, ये विंग्स वो स्काउट गाइड वगैरह हो गए, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई में इनको यही सिखाया जाता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अगर कुछ डिज़ास्टर आता है कैसे लोगों की मदद करना, कुछ घटना ऐसी घट जाती है कैसे लोगों की मदद करना, एक्सीडेंट्स हो गए तो कैसे मदद करना, ये सिखाया जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमाने said NCC had reached a phenomenal landmark today। यस, सही बात है। Over this 75 years, the distinguished organization stood firm to its ethos and emerged as an epitome unity and discipline among the youth। NCC वाले स्काउट वालों में डिसिप्लिन भाई मैंने देखा सही में होता है। अब जैसे हमारे नागपुर में बहुत सारी स्कूल्स मिलिट्री वाली होती है, तो छोटे से छोटे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उनको ये फालतू चीज़ें नहीं सिखाई जाती। अब कुछ चीज़ें तो बच्चा घर से भी सीखता है, आपके घर में ही वो वातावरण नहीं है डिसिप्लिन वाला कि पेरेंट्स ही नहीं, सबसे पहले टीचर तो पेरेंट्स ही होते हैं। इफ़ पेरेंट्स ही डिसिप्लिन नहीं सिखा रहे हैं देन तकलीफ है। और हमारे इंडिया का ज़्यादातर यूथ यही है, डिसिप्लिन ही नहीं है, उसी के वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। हर जगह डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। Among the youth, he extended his compliment to NCC fraternity for their boundaries accomplishment and assured them all the assistance in their future endeavors। आगे के लिए जो भी चीज़ें वो प्रोवाइड करवाएंगे उनके अच्छे से ख्याल रखेंगे, और ना जाने क्या क्या, ये तो सभी बोलते हैं। नेक्स्ट, अबाउट नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इट इज़ अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग, हाँ अब मुझे पहले पता नहीं था, बाद में पता चला। उनको मैंने ऐसा पूछा कि आप कौन से इसमें है, तो बोले मैं आर्मी विंग में हूँ। वो बोलते ना मैं आर्मी विंग में हूँ, मैं नेवी विंग में हूँ, मैं स्काई में हूँ, तो ऐसा रहता है। कंप्राइजिंग द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंगेज्ड इन अ ग्रूमिंग द यूथ इनटू डिसिप्लिन एंड पेट्रियोटिक सिटीजन। और ये जो ये बहुत अलग लोग रहते हैं। आपने कभी अगर आर्मी वालों को देखा होगा ना, आर्मी वालों की ना एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, भले उसको स्टार रहे या ना रहे। मुझे तो ऐसा लगता है जितनी, देखिए पुलिस वालों की भी उतनी रिस्पेक्ट है क्योंकि वो देश के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस वाले वो देश के अंदर की चीज़ें सब संभालते हैं, लेकिन जो मेजर बॉर्डर पे है वो भले उनको बड़ी पोस्ट हो छोटी पोस्ट हो, इससे भारतीयों को फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सी भी पोस्ट हो, सीधा जाके ऐसा सीधा सैल्यूट आता है, जय हिंद सर, डायरेक्ट। मेरा तो आता है भाई, मैं कभी भी देख लूँ मैं रह ही नहीं पाता बिना जय हिंद बोले। एक अलग से ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे देश के फौजी है, हमारे देश को बाहर से ये एक्सटर्नल से पूरा क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ है। पेट्रियोटिक सिटीजन्स, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये लोग आते हैं। अब इन्हीं को तो बॉर्डर पे रखा जाता है। ये तो NDA वाले, नेशनल डिफेंस अकेडमी, CDS सिविल, ये सेंट्रल डिफेंस अकेडमी क्या होता है, इन्हीं के लोग रहते हैं जो बड़ी बड़ी लेफ्टिनेंट वगैरह की पोस्ट में। लेफ्टिनेंट, इट इज़ अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्रूट कैडेट फ्रॉम हाई स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया। मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ वहाँ पे भी NCC था, मुझे बोला गया ज्वाइन करो, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं यार, उसका एक सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। NCC कितना डिसिप्लिन आ गया होता है यार, बहुत ज़्यादा। द कैडेट्स आर गिवन बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। पेटी कम हो गई रहती थोड़ी सी, पेटी नहीं कम होगी क्या भाई, अभी तो खा खा के पूरा इंसान का उधर ट्रेनिंग ही ऐसी कराते इंसान ऐसा करता ना, वो आगे के लिए अच्छा होता है। एंड स्मॉल आर्म्स एंड परेड्स तो इनकी देखने लायक रहती। ये ऐसी परेड नहीं रहती जैसा हम स्कूल में करते हैं। स्कूल में भी होती है ना आपके परेड्स, वैसी परेड नहीं रहती, थोड़ी अलग रहती है। एक प्रॉपर मैनर में परेड करते हैं लोग। दे आर गिवन प्रेफरेंस इन मिलिट्री सर्विसेज ओवर नॉर्मल कैंडिडेट ड्यूरिंग सिलेक्शंस। नेक्स्ट, एम्स
to develop qualities of character, courage, comradeship, discipline, leadership, secular outlook, the spirit of adventure and sportsmanship and ideals of selflessness, service among the youth to make them useful citizens. अब यही लोग तो ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं ना हमारे लिए, क्योंकि ये हर टाइम हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको ट्रेन ही उसी लिए किया जाता है. तुम सुनामी से नहीं लड़ सकते, तुम लैंडस्लाइड से नहीं लड़ सकते, लेकिन इनको ट्रेनिंग मिली है उससे बचाने के लिए, वही आपको बचा पाएगी. सुनामी आ गई, तुमको स्विमिंग आती बेटा तो भी नहीं बचेगा, तुम फिर भी नहीं बचोगे. तैरना आता है, तुम सुनामी में नहीं तैर पाओगे. शिप आएगी, बड़ से टकले पे मारेगी, तुम्हारा सत्यानाश खत्म. क्या फ़ायदा उस स्विमिंग का. तो वो एक चीज़ होती है. टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स of organized, trained and motivated youth to provide leadership in all walks of life, including the armed forces, and always be available for the service of the nation. इसके लिए तो मैं भी हूँ सर, आप कभी भी बुला लो, मेरा हर एक एस्पायरेंट रेडी है. देश की सर्विस के लिए आप कभी भी बुलाओगे, मेरा हर एक विद्यार्थी, मेरा हर एक स्टूडेंट रेडी है. रेडी हो, कभी भी बुलाओ ना आप हमको, बस एक बार मौका तो दो. हम तो वेटिंग पे, मैं तो बिल्कुल वेटिंग पे हूँ, बस एक मौका चाहिए कि मेरे को जाना है, मुझे जाने दो. तो वो सभी के अंदर एक पैट्रियोटिज्म, एक नेशन के लिए सर्विस की भावना होनी चाहिए. वो भावना कब आएगी? जब आप रील्स से हटोगे, जब आप व्हाट्सएप फेसबुक से हटोगे और अपने देश के लिए कुछ करोगे. टू क्रिएट अ सूटेबल एनवायरनमेंट टू मोटिवेट द यूथ टू टेक अप अ करियर इन द आर्म्ड फोर्सेस. हमारे महाराष्ट्र से तो नहीं, लेकिन आप नदन साइड से अगर देखोगे, बहुत सारे लोग आर्मी में जाते हैं, बहुत सारे. हमारे यहाँ का एक ही डिसएडवांटेज है, पेरेंट्स नहीं जानते थे. मेरे को एक ही चाहिए, मेरा एक ही है, एक लौता, मरने के लिए भेज दूँ क्या, क्या ये क्या वो. बहुत कम माँ भेज पाती है अपने बच्चों को बॉर्डर पे, और जो भेजती है उनको सैल्यूट है मेरा कि आपने एक ऐसे वीर बच्चे को जन्म दिया है. कितने सारे लोग मर जाते बॉर्डर में, हमारे पुलवामा में कितने लोग हैं. वेरी गुड, और आप ही रहोगे, मेरा आशीर्वाद है बिल्कुल. मेरी भी इच्छा है कि आप रहे. ओके, वो भी उसी की चीज़ में कर रहे हैं. अच्छा, वेरी गुड. क्या नाम है भाई का? मोहित. सरनेम? मोहित राउत. करना चाहिए, अच्छी बात है, जाना चाहिए. और मैं भी चाहता हूँ कि आपको मैं देखूँ यूनिफॉर्म में, और मैं खुद फिर सल्यूट करूँ आपके. नहीं, मेरी बच्ची ने पढ़ाई किया और आगे बढ़ी. इच्छा है. टीचर्स की क्या इच्छा होती है कि बस उनका बच्चा जो है, जिनको उन्होंने पढ़ाया, वो एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाए. टू क्रिएट अ सूटेबल एनवायरनमेंट टू मोटिवेट यूथ. इट इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल DG, एन आर्मी ऑफिसर टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल. हेडक्वार्टर जो है इसका भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. नेक्स्ट. ओके, हो गया, ये भी ख़त्म हो गया. जल्दी इसके बारे में देख लीजिए. वाई इन न्यूज़. टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है आज, पता नहीं चल रहा है. नारी शक्ति वंदन, ये पुराना हो गया थोड़ा सा, अभी 2-3 महीना हो गया इसको, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है. थोड़ा जल्दी देखेंगे हम लोग. द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 वॉज पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया. द बिल प्रोवाइड फॉर 33%, अरे कितने परसेंट? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और स्टेट 33 आ गया, 33%. कितना परसेंट? 33%, दैट इज 1/3. While speaking during the debate on this bill in Lok Sabha, Home Minister Amit Shah, अरे जान दे देंगे इनके लिए, क्या बात कर रहे हैं आप, asserted that census and delimitation will begin soon after the, क्या बोला था मैंने? 2024 का इलेक्शन हो जाने दो, हम डिलिमिटेशन करेंगे, सेंसस भी करेंगे, और उसके बाद ही हम अप्लाई कर देंगे. 33% हो गया. यही थी न्यूज़, ख़त्म. नेक्स्ट, इंटरनेट शटडाउन, जो कि हमारे भारत देश में बहुत होता है. आपने तो कभी ये शटडाउन नहीं देखा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है ये. मैं बताता हूँ ज़्यादातर कहाँ होता है इंटरनेट शटडाउन्स. इंटरनेट शटडाउन, आ जाओ. हाँ, थोड़ा 1-2 मिनट दीजिए, थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ. ज़्यादातर यही देखने को मिलता है इंटरनेट शटडाउन. हमको मेरी ड्राइंग ख़राब है,
तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ठीक है, इधर साइड में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, नदन साइड में इंटरनेट शटडाउन, और ये इधर साइड रिमोट एरियाज, इधर भी जम्मू एंड कश्मीर, आए दिन वहाँ के बेचारे बच्चे, हमारे भी पास कुछ है सब्सक्राइबर्स, वो बोलते हैं सर मैंने ये क्या बोलते हैं, कौन सी स्पीड बोलते हैं उसको, 2G स्पीड पे मेरे को पूरा 3, साढ़े 3, 4 घंटा लग गया सर, और आपको देखो 1 घंटे में 2x स्पीड करके आप पूरी वीडियो ख़त्म कर लेते, लेकिन उनको देखो फ़र्क है ना, इंटरनेट शटडाउन क्यों, आतंकवादी एक्टिविटी होती रहती है, कभी कभी आतंकवादी एक्टिविटी होती है, जम्मू एंड कश्मीर में तो ज़्यादातर होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह आप देखेंगे तो कम्युनल राइट्स, दंगे वगैरह के वजह से भी इंटरनेट शटडाउन कर देते कि आगे हिंसा और ना फैले, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत डेंजरस है। कई लोग यकीन कर लेते इसकी बातों पे और फिर बाद में जाके देखो तो फेक, लेकिन उसके चक्कर में जो कम्युनल राइट हुआ उसका क्या करोगे आप, इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते, उस एक इंटरनेट शटडाउन की वजह से कितने काम रुक जाते हैं आप सोच नहीं सकते। यहाँ का इंटरनेट शटडाउन करो, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा तुमको, लैपटॉप कंप्यूटर काम नहीं करेगा, यहाँ ये माइक ये कैमरा काम नहीं करेगा। इंटरनेट नेसेसरी था, अब नेसेसिटी बन चुका है, ज़रूरत की चीज़ है, जैसे दूध चाय बिस्किट कैसे ज़रूरत की चीज़ है, से इंटरनेट ज़रूरत की चीज़ है, उसके बिना कोई काम हो नहीं सकता है। तो इधर साइड में थोड़े से ज़्यादा होते हैं इंटरनेट शटडाउन्स, रिमोट एरियाज हम बोल सकते हैं, या थोड़ा सा इधर भी होता है, इधर भी बहुत होता है नॉर्थ ईस्टर्न, क्योंकि निगलेक्ट कर देते हैं ना ये एरियाज़ को अपन हमेशा। आइए, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF and the Human Right Watch, most internet shutdown in last 3 years were to be curbed protest। सरकार भी डरती है, पता है कि आपको, इसलिए बंद कर देती है ताकि पता ना चले लोगों को, ऐसा होता है। आइए, इंटरनेट शटडाउन may be defined as any disruption in access to the internet services, most of which deal with the mobile internet। सबसे मेन तो यही है, मोबाइल इंटरनेट सबसे मेजर, क्योंकि हर एक बंदे के पास आज क्या है, मोबाइल है, और मोबाइल से इंटरनेट चलता है। अरे तुम्हारा 2 मिनट अगर वो रील अटक गया ना, तुम सीधा कॉल करते हो एयरटेल वाले को, क्या है यार तुम्हारा हमेशा का, जब क्यों हमेशा होता भी नहीं, हमेशा ये स्पीड ऐसी है, हमेशा स्पीड वैसी। मैं करता हूँ मैं करता हूँ, मेरे घर पे वाईफाई है, अब वाईफाई की स्पीड अगर मुझे नहीं मिली और बफरिंग हुआ तो मेरी PPT रुक जाती, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँ, मैं तुरंत कॉल लगा, क्या है तुम्हारा हमेशा का यार। देखो मैं भी अधीन हो चुका हूँ ना। अब मैं क्यों अधीन हुआ इंटरनेट का, क्योंकि मुझे तुमको पढ़ाना है, लेकिन लोग क्यों अधीन रहते, रील्स देखना है। हमारी मम्मी सॉरी हमको बोलते हैं ज़्यादा फ़ोन में मत रहे, रख दे मोबाइल, और रात को इनका जब पूरा काम हो गया ये बैठ जाते रात को मोबाइल लेके हेडफोन लगा के, 12-1 कब बजाते इनको भी नहीं पता। लेकिन आप बोल सकते हैं उन्हें कुछ, आप अगर बेटा कुछ बोलोगे ना तो पता नहीं दूसरे दिन आपका मुंह कैसा दिखेगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मम्मी पापा आपको बोल सकते हैं आपका पेट दुखा, अब पेट मोबाइल की वजह से दुखेगा क्या, लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते हैं, रह और फ़ोन में, और रह तू फ़ोन में, मम्मी मेरा पेट दुख और फ़ोन पे रह तू, देखो मना की थी मैंने। यार ये कौन सी बात हो गई, मैंने कुछ गलत खाया था इसलिए मेरा पेट खराब हुआ, मैंने फ़ोन तो खाया नहीं। लेकिन पेरेंट्स की आदत रहती है, कुछ भी हुआ चलो सर दर्द का हम समझ सकते कि नहीं मोबाइल से होता है, लेकिन वोमिटिंग हो गई और रहना मोबाइल पर, देखा होगा कुछ तूने, इसलिए आड़ा टेढ़ा खाने का देखो वोमिटिंग, हाथ दुख रहा मोबाइल से ही दुख रहा, बोले हाइज कितना इसका विजन, हाइज कितना इसका वजन, जो हाथ दुखेगा। बहुत डेंजरस चीज़ है ये बहुत और कोविड के बाद और ज़्यादा डेंजरस हो गई है। इंटरनेट सर्विस वॉच विच डील्स विद द मोबाइल इंटरनेट, एज पर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट, मोर देन 90% ऑफ 90% लोग, ये 10% गाँव वाली ही हो गए, 10% ये विलेजेस वाली ही है, मैं गारंटी दे रहा। शहर में तो हर कोई यूज़ कर रहा, छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी, सब 90%, बाप रे बाप। नेक्स्ट, recent instances of internet shutdown in India. There have been 55 internet blockades in Jammu and Kashmir in 2019, 55 बार। There were 11 internet blockades in राजस्थान, अभी राजस्थान में भी होता है in the same period।
कितने काम रुकते क्लास। बेटा मैं जो जेन्युइन लोग मेहनत करते ना उनकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे रील्स वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाप रे बहुत नुकसान हो गया, मैं रील्स नहीं देख पाया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आगे आओ। वो पबजी प्लेयर और वो चलता ना उनका, मेरी लड़की एक्ट्रेस है, क्या करती है, रील्स बनाती है। लड़का क्या करता है, मिलिट्री में है, क्या करता है, पबजी खेलता है। व्हाट इज दिस? बेटा तुम्हारी बात नहीं हो रही है अभी। As per the estimate, out of 196 internet shutdown in 25 different countries in 2018, India saw, वाह बहुत बढ़िया, इंडिया सॉ मेजॉरिटी काउंट ऑफ 134। वेरी गुड। भारत हमारा कितना आगे है, देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन द लॉन्गेस्ट रनिंग शटडाउन वाज इन जम्मू एंड, बाप रे तुम सोचो, तुम 5 महीने तक इंटरनेट नहीं चला रहे, तुम्हारे दोस्त भूल जाएंगे तुमको कौन कैसा दिखता था, क्योंकि आजकल हम हर चीज स्टेटस में लगाते हैं। और कुछ कुछ तो बहुत भारी ऐप आया है, स्नैपचैट। जानना मेरे को कुछ नहीं बोलना है, आगे आओ। मैं टिप्पणी नहीं कर सकता उसके ऊपर। कोई अगर चॉकलेट भी खा रहा है उसका रैपर डाल रहे हैं स्नैप पे, स्ट्रीक बना रहे बोले हम। अबे पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले रे, काम में आ जाएगा। भगवान बचाओ मेरे को। द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल in New district in Haryana where the administration suspended the internet amid religious clashes। हाँ आप करो ना, कर दो बंद, इधर में religious clashes हो रहा है, ठीक है, रिसेंटली हुआ हरियाणा में तो बंद कर दिया, लेकिन इतना भी मत करो कि लोग ही काम नहीं कर पा रहे। डेंजरस चीज़ है ये भी। नेक्स्ट, जुडिशियल इंटरवेंशन एंड फर्दर अमेंडमेंट की बात करें, इन अनुराधा बसेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एन इंडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विस वुड बी इलीगल। आप अगर बेवजह फालतू में कर रहे हो इंटरनेट बंद तो इलीगल है। एंड ऑर्डर फॉर इंटरनेट शटडाउन मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी। जिसके लिए भी आप कर रहे इंटरनेट सर्विसेज बंद, बताओ पहले क्या है। अगर उसका वो सही रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा कर सकते नहीं है। द कोर्ट फर्दर सेड यूजेज ऑफ द इंटरनेट सर ज़्यादा की बात मत करो, हमारा फंडामेंटल राइट है बोले इंटरनेट यूज़ करना। आप ज़्यादा बातें मत करो, केस डाल देंगे आपके ऊपर। है आपका फंडामेंटल राइट, मैं मानता हूँ, इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसकी भी बेटा एक लिमिट है। यहाँ पे लिखी है क्या सर? नहीं लिखी, नहीं लिखी है ना, मैं नहीं लिखी है ना तो ज़्यादा बात मत करो, हम चलाएंगे, चलाओ, क्या कर सकते फिर। इंटरनेट शटडाउन कैन बी ऑफ टेम्पररी पीरियड बट नॉट फॉर इनडेफिनेट पीरियड। पीरियड ही नहीं पता कब तक के बंद है, बताओ। काम बहुत सारे रुक जाते हैं। गवर्नमेंट नीड टू पब्लिश एन ऑर्डर, ऑल ऑर्डर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 144। Any order with regard to internet shutdown will come under judicial scrutiny, judicial review है, कर सकते हैं आप केस। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी पानी नहीं आया बंद हो जाती लाइट, यूएसए में नहीं कर सकते ऐसा, वो केस कर देते हैं यूएसए वाले अथॉरिटी के ऊपर। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी है, बोले तुमने बंद कैसे की है बताओ, वहाँ पे लाइट नहीं जाती। हमारे यहाँ डीपी फूट जा रही है सही में ऐसा होता है, डीपी में आग लग गई, 6 घंटा लाइट नहीं आ रही। अभी गर्मी का पीरियड, हमारे इंडिया में अभी गर्मी चालू होगी, क्या चालू, लोड शेडिंग। अब उस लोड शेडिंग को लोगों ने मजे का जरिया बना दिए, लूडो खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, कुछ तो भी सामूहिक बैठक हो रही है, कुछ बनाया जा रहा है, क्या बाप रे। मतलब हर चीज़ को ना हमने मजाक में लेते हैं, हम इंडियंस ना हर चीज़ को हवा बना देते हैं। लोड सेटिंग चालू है, अब क्या करना है बताओ, ढोलक बजाते, अंताक्षरी खेलते। लोड सेटिंग नहीं कर सकते भाई, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी क्या। Subsequently, the union government made some amendment to the 2017 rules to limit internet suspension order to a maximum of 15 days. 2020. However, in 2021, the Standing Committee on the Communication and Information Technology was not satisfied with the amendment and recommended more changes in 2017 rules. 15 दिन मजा खाई क्या? The committee recommended reviewing the rules, वापस से review करो to address all aspects of the internet shutdown, to bring them in tune with changing technology, to ensure minimum disturbance to the public and issue uniform guidelines for state duties before ordering an internet
शट डाउन. चेंजिंग टेक्नोलॉजी टू इंश्योर मिनिमम डिस्टर्बेंस. ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप लोगों को रील्स देखने में नहीं होना चाहिए, है ना. नेक्स्ट. ओके, खत्म. डाउन वाई इन न्यूज़. फिर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ और मैं आपको फिर छुट्टी दे देता हूँ. समझ में आया? समझा पूरा? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं अपना आज का लेक्चर. सबसे पहले हम लोगों ने लोकपाल के बारे में देखा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट. देन उसके बाद मैंने आपको डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी. फिर सीबीआई, मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपको सीबीआई से रिलेटेड, वो देखा. देन नेशनल कैडेट कॉर्प्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे. फिर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में कुछ क्वेश्चंस. नारी शक्ति वंदन, इससे आप याद रखोगे 33%. और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये लोकपाल के बारे में. हाई लेवल सर्च कमिटी हैज़ एक्सटेंडेड द डेटा for receiving application for the post of chairperson and members of the anti corruption ombudsman लोकपाल. इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी जल्दी, फास्ट. 3 सेकेंड्स है आपके पास, 3 सेकेंड में स्क्रीनशॉट लो जल्दी. आप जा सकते बेटा. अभी दूसरे लेक्चर के लिए बैठना है क्या? हाँ तो फिर रुक जाओ. पावर्स ऑफ लोकपाल, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्या क्या पावर है. डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कुछ क्वेश्चन देखा. न्यूज में क्यों है? द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर ऑन थर्सडे टू सेट अप अ फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन फॉर ensuring a proportional representation of the communities specified in scheduled caste, scheduled tribe as mandated under the constitution. जल्दी फास्ट. व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे. नेक्स्ट. डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, दैट इज ईडी भी आप उसे बोल सकते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस. Why in news? The Supreme Court on Tuesday quashed the Union government decision to grant a third extension of tenure to Enforcement Directorate Chief Sanjay Kumar Mishra and termed the mandate illegal, even as it affirmed the 2021 amendment in the pertinent law to extend the tenure of the directors of Central Bureau of Investigation (CBI) and Enforcement Directorate up to maximum of 5 years. Okay? जल्दी जल्दी एसएस लीजिए 3 सेकंड में. कल लास्ट लेक्चर है बेटा आपका पॉलिटी का, वो जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करके देन मंडे से अपने जो रेगुलर लेक्चर्स हो गए उस पर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर वो जल्दी ही मैं चालू कर दूंगा. स्ट्रक्चर ईडी का जल्दी लीजिए फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम हियर. CBI. Why in news? The CBI is governed by the, just wait for a second. The CBI is governed by the Delhi Special Police Establishment DSP Act 1946 and it must mandatorily obtain the consent of the state. कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है. क्या है इसमें?
सेंटर अगर भेज रहा है सीबीआई को तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट से, कंसेंट लेना पड़ेगा, वो कंसेंट देगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर भेज रहा है तो आप डायरेक्टली घुस सकते हैं, डायरेक्टली जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आपको कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माई बाप है। National Cadet Corps, why in news? Recently, the National Cadet Corps NCC celebrated its 75th anniversary on November 26, 2023. Jaldi fast. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nari Shakti Vandan 33%. Jaldi fast. Bill 2023 was passed by Lok Sabha. The bill provides for 33% reservation for women in Lok Sabha and state assemblies. While speaking during the debate on this bill in Lok Sabha, Home Minister Shah asserted that census and delimitation will begin soon after the 2024 Lok Sabha polls. Internet shutdown देखा हमने. Jai Hind, thank you so much. So, that's all for today. ख़त्म हमारा आज का। कल का लास्ट लेक्चर रहेगा आपका पॉलिटी का, ठीक है। अब पॉलिटी का जो लास्ट लेक्चर रहेगा मैं उसमें कोशिश करूँगा कि आपको सभी टॉपिक्स जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है वो मैं कवर करवा दूँ। देन मंडे से जैसा मैंने आपको बताया कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस देखने वाले वो हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिए, पूरे आर्टिकल्स पढ़िए, बहुत आसान है, 3 से 4 घंटे में आपका रिविजन पूरा हो जाएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।